एज ए प्रोड्यूसर मैंने फिल्म 2009 में आपने जैसे बताया प्यार बिना चैन कहारे मैंने किया, जिसमें पवन सिंह, स्मृति सिन्हा जी थी, उनके साथ पंकज त्रिपाठी जी थे। वो लोग अगर भोजपुरी में कुछ भी वो सिर्फ ढूंढते रहते हैं नेगेटिव, उनका काम ही नेगेटिव ढूंढना, उसको खूब प्रमोट करेंगे। अरे फलाने ने तो ऐसा गा दिया, वो माय गॉड, ये खेसारी जी ने ऐसा गा दिया, तो फलाने ने ऐसा गा दिया। तो ये जो तरीका है, जिस तरह से आपने बताया, चलिए बड़े स्टार्स को हटा देते हैं, छोटे स्टार्स में प्रदीप और चिंटू पांडे जी हो गए, इनका पेयर आप किससे बनाते हैं? इनकी कास्टिंग आप खुद करते हैं या ये भी इसी तरह? नहीं, धीरे धीरे ग्रो करवा रहे थे। बिल्कुल। दिनेश जी आए, दिनेश जी ने और अच्छा उसमें बोले तो खाद वाद दे के थोड़ा सा और उसको हरा भरा कर दिए। ठीक। देन उसके बाद से पवन जी आए, ठीक है, पवन जी भी ठीक है, वो कर रहे थे, चूंकि सिंगर ही थे, ठीक है, सिंगर खेसारी जी आए, सब लोग धीरे धीरे ये पवन जी खेसारी जी जो लोग हैं ना, ये लोग मतलब पैरेलल लोग गाने में भी उतना ही इन्वॉल्व रहे। दिनेश जी ने गाना छोड़ दिया, वो सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दिया। तब तक इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी और एल्बम कंपनियां इनको पेमेंट भी उस समय जहां 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक एक गाने का देती थी, पता चला कि 5-5 लाख 7-7 लाख 10-10 लाख, अब तो सुने कि 25-25 लाख भी दे रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री को डुबाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। पटना से पाकिस्तान 2 उन्होंने ही बनाई है। ठीक। इस दौर में जहाँ पे 25 लाख 30 लाख 50 लाख की फिल्में बन रही हैं मैक्सिमम। एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी है, फैबुलस मूवी है, और इसके अंदर जो म्यूजिक का तड़का लगाया, कैसे सोचा कि नहीं विजय चौहान जी आपके बड़े फेवरेट रहे हैं, क्या सिंगर पसंद है आपको या फिर? ये है कि नीलकमल, जब मैं loveviva.com कर रहा था ना, तो नीलकमल बहुत हम लोग के करीबी आदमी है, लड़का है, ठीक है, मेहनत करके अभी इस लेवल पे गए हैं। तो ये चीज़ डिवाइडेड चलती है, कहीं ना कहीं पैरेलल चलती है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों कंपटीशन लेके चलता है। हाँ, कंपटीशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा है। खेसारी लाल यादव जी के साथ यामिनी सिंह फ्रेश पेयर था। इसको 3 स्टार दूंगा। 3 स्टार देंगे? सिर्फ 3 स्टार। आम पब्लिक ना पर्दे पे देखती थी राजकुमार आर पांडे, हाँ, रमाकांत प्रसाद हुए जी बिल्कुल, उनके पर्सनल नाम से लोग जाते थे थिएटर में देखने। तो ऐसा नहीं है, दौर वो आया, लेकिन उसके बाद फिर जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ स्टार लोगों का डोमिनेशन शुरू हुआ ना, ठीक है, उस समय डायरेक्टर लोग बहुत अपने अलग लेवल पे थे। राजकुमार पांडे जी थे, ये सतीश जैन जी बीच में आए जी, रमाकांत प्रसाद, तो ये लोग, संतोष मिश्रा भी मंजे हुए ही हैं, रंजीश मिश्रा जी भी हैं। हाँ, संतोष मिश्रा जी उस समय राइटर थे, लगभग फिल्मों के राइटर थे, और रजनीश मिश्रा जी राजेश रजनीश नाम से म्यूजिक करते थे। जी। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमारी टैग लाइन है, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। पर आज हमारे पास जो सुपर हीरो आए हैं, वो कैमरे के आगे से नहीं, कैमरे के पीछे से आपको दिखाते हैं नई दिशा। भोजपुरी में फिल्में जो हैं वो कुछ अलग तरीके की बनती हैं, जिससे कि प्यार, मोहब्बत और सादगी बढ़ती है परिवार में। इनकी फिल्मों की खासियत यह है कि ये लव स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं बहुत ही नए ढंग में, और साथ ही साथ अपने प्यार भाव से एक परिवार की कहानी को बड़े ही प्रेजेंटेबल तरीके से हमारे सामने ला के रखते हैं। तो इन्होंने जैसे भोजपुरी में योगदान दिया, 2009 में इन्होंने फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूस की, जो कि इसका नाम था प्यार बिना चैन कहारे, जो कि पहली फिल्म बनी जिसके अंदर पंकज त्रिपाठी जैसे मंजे हुए कलाकार के साथ पवन सिंह को देखने को मिला। समय के साथ आगे बढ़े, उसके बाद इन्होंने पटना से पाकिस्तान निरहुआ जी के साथ की, मेहंदी लगा के रखना 1 और 2 दोनों में खेसारी जी को अलग तरीके से प्रेजेंट किया। एज एन प्रोड्यूसर अच्छा समय और अच्छा दौर देने के बाद इन्होंने निर्देशन में अपना हाथ अपनाया। निर्देशन में इनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही, जिसके ऊपर 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए। प्रदीप और चिंटू पांडे को एक रोमांटिक हीरो के साथ साथ एक सुपर एक्शन अवतार में दिखाया। इनकी जितनी भी फिल्मों हैं, उनकी खासियत यह है कि ये हर फिल्म में कुछ नया ट्राई करते हैं, चाहे वो लव विवाह हो, चाहे भारत भाग विधाता हो। उसके बाद इन्होंने फिल्मी दौर को चेंज करते हुए सुबी शर्मा को लेकर बड़ी एक प्यारी फिल्म बनाई संजना पांडे जी के साथ, जिसका नाम था बड़ी माँ छोटी माँ। अपने नज़रिए से जिस तरह ये भोजपुरी को देखते हैं, कुछ नया देने की ट्राई करते रहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट इनके आने वाले हैं, कुछ प्रोजेक्ट आ चुके हैं। उमा बहुत ही प्यारी फिल्म, जिसके बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं, इनके द्वारा ही बनाई हुई है। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल गेस्ट, जिनका भोजपुरी को देखने का नज़रिया बहुत ही अलग है, और इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं भोजपुरी फिल्म जगत को। भोजपुरी फिल्म जगत को किस तरह चलाना है, भोजपुरी फिल्मों में किस तरह संगीत को लाना है, और भोजपुरी फिल्मों में किस तरह इमोशन को पिरोना है, कोई इनसे सीखे। मैं स्वागत करना चाहूँगा ऑनरेबल गेस्ट हमारे आज के अनंजय रघुराज जी का। अनंजय रघुराज जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सॉरी, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, उनको नमस्कार, प्रणाम, और आप देख रहे हैं इसके लिए थैंक्स अ लॉट। आप पूरा पॉडकास्ट देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। और हम लोगों को जो इन्होंने बताया कि पर्दे के पीछे हम लोग जो काम करते हैं, कभी कभार तो ऐसे मंच मिलते हैं, ऐसा मौका मिलता है बोलने का, वरना तो जो हम लोग बोलते हैं वो दिखता नहीं है, क्योंकि हीरो लोग ही दिखते हैं। तो ये पहली मतलब बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं। बिल्कुल। और बड़ा मज़ा आने वाला है आलोक जी के साथ। आलोक जी का आपका पॉडकास्ट और भी पहले मैंने देखा है,
बहुत हमारे प्रिय मित्र हैं लकी विश्वकर्मा जी, उनका भी मैंने देखा था जी। और बहुत अच्छा लगा था। जब आपका मैसेज आया मेरे पास तो मैं ऐसे ही चेक किया तो मैं बोला अरे ये तो वही हैं आलोक जी जो लकी जी के साथ ऑलरेडी बहुत सारे क्लिप्स देख चुके थे, वो जी, पॉडकास्ट भी देखा मैंने। फिर विक्रम जी के साथ, विक्रम राजपूत के साथ जी। देखा था। तो मज़ा आने वाला है, तो आप लोग देखिए और होप बहुत कुछ सवाल जवाब होने वाले हैं, बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो आप लोग नहीं जानते हैं, इनके माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद so सर, much, आपने लक्की जी और विक्रम राजपूत जी का नाम लिया, ये Thank you. पॉडकास्ट आएगा। और पहले तो धन्यवाद इसलिए जी। कि भोजपुरी में जो चीज़ ट्रेंड बनी पड़ी थी उस ट्रेंड को तोड़ा आपने, उस ट्रेंड को तोड़ा अलग अलग तरीके से। जैसे कि आपने बताया एज एन प्रोड्यूसर मेहंदी लगा के रखना सुपर डुपर हिट। तो एज एन प्रोड्यूसर लाइफ ज़्यादा मुश्किल होती है या एज एन डायरेक्टर, अगर मैं आपसे पहला सवाल करूँ तो? नहीं देखिए, दोनों का अपना एक अलग मज़ा है और दोनों का एक अलग विद्या है। एज ए प्रोड्यूसर मैंने फिल्म 2009 में, आपने जैसे बताया, प्यार बिना चैन कहारे मैंने किया, जिसमें पवन सिंह, स्मृति सिन्हा जी थी, उनके साथ पंकज त्रिपाठी जी थे। और पंकज त्रिपाठी जी हम लोग एक ही संस्था से थे, जब थिएटर करते थे वहाँ से। जब हम लोग ये फिल्म कर रहे थे प्यार बिना चैन कहारे, तब तक तो वो काफ़ी बड़े स्टार हो चुके थे, हिंदी में काफ़ी सारी फिल्में आ चुकी थी। तो मैंने ऐसे ही अप्रोच किया और वो हाँ कर दिए, चूँकि साथ में। और उनको सबसे अच्छी बात, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं उनका शिष्य था थिएटर में, क्योंकि मुझे लेके वही आए। और यहाँ पे एज ए प्रोड्यूसर मैं फिल्म कर रहा था, तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से थे कि चलो मेरा शिष्य जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है फिल्म। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत वैसे हुई। और रही बात प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की, तो दोनों का अपना अलग मजा है, मतलब दोनों का अपना हाँ अलग मजा है। बस सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, और दोनों जुनून का काम है। तो आप अपना एक जुनून दिखाते हैं, वो आपने दिखाया। तो जैसे ही प्रोड्यूसर टर्न डायरेक्टर बने, आपने कमाल कर दिया। पहली ही फिल्म जो कि थी लव विवाह जी, मतलब एक आप जो कि पारिवारिक फिल्म बना सकते थे, लेकिन इतना हार्ड टॉपिक चुना। तो कैसे आइडिया आया कि लव विवाह बनाया जाए, और ये पेयर कैसे सोचा कि नहीं इसमें प्रदीप और चिंटू पांडे के साथ अमरपाली दुबे जी? अमरपाली दुबे जी आपकी फेवरेट हैं? जी। सबसे पहली चीज़ तो ये बताऊं कि एज ए प्रोड्यूसर मैंने जब फिल्में की, उस समय बहुत ही बेहतरीन दौर था भोजपुरी का। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे प्यार बिना चैन कहारे तो 2010 में रिलीज हुई थी। फिर बीच में कुछ गैप हुआ, मेरा बिजनेस वगैरह कुछ चल रहा था। फिर मैंने पटना से पाकिस्तान फिल्म बनाई जी, नीरोबा जी के साथ। हालांकि ये भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उस समय जो फिल्में बनती थी ना, वो अलग तरीके की ही फिल्म बनती थी। अलग तरीके इन द सेंस, मतलब वही ठाकुर गांव के, मतलब इस तरीके की चीज़ें वो सब ड्रामा बन रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा अलग तरीके का कॉन्सेप्ट, मेरे संतोष मिश्रा जी राइटर थे, उसके पहले 1-2 फिल्में हम लोगों ने साथ में ही किया था जी। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सुना और डिफरेंट था, पटना से पाकिस्तान। तो उस समय जब पटना से पाकिस्तान जब चालू किया, तो बहुत सारे हमारे मित्र निर्माता लोग थे, जैसे आलोक जी थे। आलोक जी हम लोग के पूजनीय थे, बहुत काफ़ी फिल्में उन्होंने की। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये क्या कर रहे हो, मतलब पटना से पाकिस्तान मतलब क्या है। मैं बोला कुछ तो बेहतर है। और उस समय जहाँ मुझे लग रहा है कि काफ़ी, मतलब 1 करोड़ 1.25 करोड़ की फिल्म बन रही थी, वहाँ पे मैंने हिम्मत करके लगभग 3 करोड़ से ऊपर की फिल्म बनाई। वो मेगा बजट फिल्म थी, वो तो पूरी इंडस्ट्री में सोच। जी जी जी। तो फिर पटना से पाकिस्तान के बाद प्रोड्यूस की मैंने मेहंदी लगा के रखना। मेहंदी लगा के रखना एक, जब खेसारी जी का उस समय तक, मैं एकदम ऑन कैमरा बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन, कि एक अलग तरीके का उनका एक ये था, इमेज बना पड़ा था बिल्कुल। और मेहंदी लगा के रखना हमने एकदम बिल्कुल से साफ सुथरी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई। वो तो मेरे बेहतरीन फिल्म क्या, मैंने फिल्म बनाई और मेरे ऑडियंस ने बेहतरीन किया। आप मतलब जितने लोग नहीं जानेंगे, आज इस कैमरे पे देख के समझेंगे कि मेहंदी लगा के रखना वो कल्ट फिल्म है खेसारी जी की, जो पूरे उनके जीवन काल में लिखी जाएगी कि ये फिल्म उन्होंने डेफिनेटली 100%। अरे मैं बताऊं आपको आलोक जी कि हम लोग गए थे प्रमोशन के लिए। तो एक राजनेता है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे हम लोग प्रमोशन के लिए गए। उनसे बोले कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई हमने। तो उन्होंने बोला कि इसमें रंजन सिन्हा जी हमारे जो PRO हैं वो भी थे साथ में, वही मिलाए थे। तो बोले कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, मतलब भोजपुरी में आप लोग फैमिली फिल्म बनाए तो बहुत अच्छी बात है, किसको लेके बनाए, हीरो कौन है? तो हम लोग बोले कि खेसारी लाल यादव जी। तो हंसे बड़ी ज़ोर से, बोले कि खेसारी लाल यादव और फैमिली फिल्म, तो मतलब सोचिए कि उसके पहले उनका क्या इमेज था। लेकिन चलिए ऊपर वाले की कृपा थी और वो फिल्म बहुत लोगों ने पसंद की। उसके बाद से खेसारी जी का भी एक इमेज चेंज हुआ और इवन की मतलब फिल्म ने बहुत कमाल किया जी। लेकिन आपकी फिल्मों के जो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है वो ये है कि आप सिर्फ
सेंटर पे एक एक्टर मेल और फीमेल को नहीं रखते हैं, आप जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें बड़े इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जो कि और डायरेक्टर्स नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं भोजपुरी इसमें मार खाता रहा है। जैसे हिंदी या साउथ होता है, उसमें जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपकी फिल्म में पटना से पाकिस्तान में आपने सुशील सिंह जी को प्रॉपर एक रोल दिया, वो इम्पोर्टेंट रोल था, वो लगा कि हीरो के साथ चलने वाला एक main lead उसमें है। पटना से पाकिस्तान बेसिकली सिर्फ दिनेश जी की फिल्म नहीं है, हाँ वो बेसिकली फिल्म है मनोज टाइगर जी की। जी हाँ, बेहतरीन काम किया मनोज टाइगर जी ने, सुशील सिंह जी, संजय पांडे जी, जी इवन की जो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर का अशोक समर्थ जी, जो एक अदर इंडस्ट्री से उनको लेके आया था। तो ये कुल मिला के, और ये बात फैक्ट भी है आलोक जी, कि फिल्में जो है ये हीरो हीरोइन से नहीं बनती है। बिल्कुल, बताइए थोड़ा सा। ठीक है, हीरो हीरोइन तो सिर्फ सेंटर में रहते हैं। ये फिल्म जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट जिनको हम बोलते हैं, सह अभिनेता बोलते हैं, ये बेसिकली उनसे बनती है, क्योंकि ये स्टोरी और हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट हीरो हीरोइन है उतने ही इम्पोर्टेंट वो कैरेक्टर आर्टिस्ट भी होते हैं। क्योंकि अगर सपोज करिए कि नियर अबाउट अगर 10 सीन है या 15 सीन है, अगर वो 10 सीन में से एक सीन भी अगर गड़बड़ हो गया, एक सीन तो छोड़िए, एक शॉट में अगर एक्सप्रेशन गड़बड़ हो गया, तो पूरी फिल्म की ऐसी तैसी हो जाती है। बिल्कुल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं हमेशा से कोशिश करता रहा हूँ। और कोशिश क्या, मतलब वो हमारे मतलब एक इसमें है कि जब हम फिल्म शुरू करते हैं या फिल्म बनाते हैं, मेहंदी लगा के रखना, देख लीजिए मैंने पटना से पाकिस्तान मेहंदी लगा के रखना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो फिल्म खेसारी लाल से ज़्यादा डोमिनेटिंग लगती है दोनों ही पेरेंट्स के लिए, चाहे वो काजल राघवानी के पेरेंट्स हो, यस, चाहे खेसारी जी के पेरेंट्स हो। डेफिनेटली उसमें अवधेश मिश्रा जी का आप काम देख लीजिए। हाँ, और मतलब अवधेश मिश्रा जी, वो तो मतलब मैं बताऊं कि सेकंड हाफ तो ऐसा, जब पूरा अवधेश मिश्रा जी के हाँ, नाम है। अवधेश मिश्रा जी जब उनका डेथ होता है उनका, उसके बाद एक्चुअली फिल्म काफ़ी ये हो जाती है। तो उनका भी बहुत बड़ा, और वहाँ से हाईलाइट ये है ना कि अवधेश जी का भी इमेज वहाँ से चेंज हुआ। स्क्रीन पे जब वो देखा अवधेश मिश्रा जी को उस रोल में, उससे पहले अवधेश मिश्रा जी कैसे थे, तो अवधेश मिश्रा जी करते थे किसी डकैत नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन मतलब विलन का विलेन, रोल, जमींदार नेगेटिव का कैरेक्टर रोल। करते थे। एक हाँ, धारणा चेंज होती है जब कैरेक्टर्स आदमी प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने चेंज किया। उसके बाद जो भोजपुरी का ये टाइम था, बहुत ही दौर था, वहां से भोजपुरी कुछ इम्प्रोवाइज करता, लेकिन उसके बाद सेंट्रीफ्यूल एक फिल्म बनने लगी, एक आदमी को लेके आधार बनने लगी। तो आप थोड़ा बताइए उन डायरेक्टर्स को जो आज के लिए काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आपकी जैसे अभी एक फिल्म आ रही है उमा, आपकी फिल्म मैंने देखी संयोग, इन सब में आपकी बड़ी अच्छी एक फिल्म है जिसके अंदर अनारा गुप्ता भी हैं। अनारा गुप्ता एक हाँ, एक्ट्रेस है, अच्छा, हाँ, मुझे कुछ कहना है। श्वेता महारा, हाँ, मुझे कुछ कहना है। अनारा जी जी। गुप्ता, खेसारी लाल यादव। तो आप थोड़ा बताइए चीज़ें, प्रकाश डाली, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, कि साइड कैरेक्टर्स कितने जरूरी होते हैं और साइड कैरेक्टर्स को इतनी इज्जत देना क्यों जरूरी है। नहीं, जरूरी है। मैं तो बता ही दिया कि जितना इम्पोर्टेंट हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हीरो हीरोइन होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं रहेंगे जब अगर हमारे कैरेक्टर आर्टिस्ट स्ट्रांग नहीं होंगे या उनका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा। मेहंदी लगा के रखना किया, फिर मेहंदी लगा के रखना 2 किया मैंने, प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ। जी, उसमें ऋचा दीक्षित जी थी, उसमें यश मिश्रा जी थे, जो हमारे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर हैं, यश जी। तो इस तरीके से मतलब तो अभी कहाँ गलती कर रहा है भोजपुरी सिनेमा, जो भोजपुरी सिनेमा लोगों को नहीं, अभी उस चीज़ पे आता हूँ, जैसे आपने बोला ना कि इतने फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद फिर आपने डायरेक्शन शुरू किया। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, मैं उसी बात का बेस लेके चल रहा था। अभी हुआ यूँ ना कि 2017-18 के बाद थिएट्रिकल बड़ा मतलब गड़बड़ होने लगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारी फिल्म रिलीज हुई थी मेहंदी लगा के रखना, ठीक, वो बहुत अच्छी गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छा समय आया, अच्छा वक्त आया, फिर कोविड का टाइम आया, ठीक, और सिंगल थिएटर्स, चूँकि भोजपुरी सिंगल थिएटर्स के लिए ही बन रही थी और सिंगल थिएटर में ही चल रही थी, तो सडनली सिंगल थिएटर्स बंद हुए और भोजपुरी की स्थिति गड़बड़ होने लगी एज ए प्रोड्यूसर। तो फिर मैं दिमाग में कुछ चीज़ें चल भी रही थी, और फिर प्रदीप सिंह जी हैं, उन्होंने बोला कि यार एक ऐसा है, आप एक फिल्म डायरेक्ट करिए। और ये सब्जेक्ट 2-3 साल पहले से मेरे पास था, loveviva.com का। ठीक, तो ये पहली फिल्म थी loveviva.com, जिसको मैंने डायरेक्ट किया था, और वो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि जो भी फिल्में मैं प्रोड्यूस करता था उसके पोस्ट प्रोडक्शन बाकी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व ही रहता था। तो उस हिसाब से फिर मैंने बोला कि ठीक है, करते हैं, एक बार देखते हैं करके। किया तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला, तो फिर उसके बाद से मैंने डायरेक्शन में फिल्में चालू कर दिया, और कंटिन्यू डायरेक्शन करते रहे। हाँ, उसके बाद कंटिन्यू डायरेक्शन करता रहा। लगभग हर एक्टर के साथ मैंने किया, सारे लोगों के साथ किया मैंने। सर, सब लोगों के साथ किया, लेकिन मैं वही पूछना चाहूँगा कि आपने जो अभी एक आपकी रिसेंटली मूवी आई है जिसके अंदर संजय पांडे और निरहुआ जी का जो आपने केमिस्ट्री दिखाई है, हाँ हाँ हाँ, आप लव के अलावा आप ऐसी केमिस्ट्री भी दिखाते हैं जो ऑन कैमरा बाप बेटे से ज़्यादा वो फिल्म डोमिनेटिंग लगी संजय पांडे की तरफ। तो ये फिल्म थिएटर का रिलीज क्यों नहीं हुई?
या फिर थिएटर्स नहीं है? अभी क्या दिक्कत आ रही है जो थिएट्रिकल रिलीज के लिए नहीं बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, ऐसा नहीं कि थिएटर नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है ना कि पहले जो सिंगल स्क्रीन था, जो लोग बहाने बनाते थे कि थिएटर में भाई गंदगी होती है, थिएटर में हम जा नहीं सकते, थिएटर में गर्मी लगती है। हालांकि उन्हीं थिएटर्स में उन्हीं मतलब गर्मी के दिनों में मैंने मतलब पटना से पाकिस्तान या उससे पहले बहुत सारी फिल्में, देवरा बड़ा सतावेला, सात सैला या बहुत तमाम फिल्में सुपर डुपर हिट रही। मतलब अगर समझ के 1200 पब्लिक की अगर कैपेसिटी है तो 2500 पब्लिक घुस जाती थी, 2500 पब्लिक। वो दौर हम लोगों ने देखा है। जी हाँ। तो एक बहानेबाजी की नहीं, थिएटर अच्छे नहीं है, ये नहीं अच्छे हैं, वो नहीं अच्छे हैं। अब तो ये हो गया कि अब बहुत सारे जितने भी थिएटर्स हैं वो रेनोवेट हो गए जी। और वो मल्टीप्लेक्स टाइप हो गए हैं। लेकिन अब दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम यह है कि जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ये निराशावादी हमारी इंडस्ट्री हो गई है, बहुत निराशावाद फैल गया है। अभी आज के डेट में 99.9% लोगों से मिलेंगे ना, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, सब लोग बोलेंगे अरे क्या होगा यार भोजपुरी तो चल नहीं रहा है। और अगर एक इंडस्ट्री में आपने मैनिफेस्टेशन का नाम सुना होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके अगर हमारे दिल में अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें आती हैं बिल्कुल। और हम उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं ना, तो वही होती है। सही बात। तो इतने सारे लोग मिल के एक इंडस्ट्री में नेगेटिव बातें करने लगे ना कि वो सच में नेगेटिव होने लगा और कोई इनिशिएट नहीं ले रहा है। नहीं तो मैं एक दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आज भी आप, कोई ज़रूरी नहीं है 1.5 करोड़ की फिल्म, बिल्कुल। आप 50 लाख की फिल्म बनाइए ना, 50 लाख की फिल्म बना के उस पर 10 लाख रुपए आप खर्चा करिए उसके प्रमोशन पे। लेकिन वो 50 लाख की जो फिल्म बना रहे हैं वो स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी अब उमा के लिए हम लोग इनिशिएट ले रहे हैं, उमा हम लोग प्लान कर रहे हैं करने के बेहतरीन लिए। है भी उमा। हाँ, उमा तो बहुत कम बजट की फिल्म है, तो हम लोग प्लान कर भी रहे हैं। लेकिन ये प्लान कितना सक्सेस होगा ये डिपेंड करता है वर्ल्ड वाइड के जो हमारे रत्नाकर जी पे, क्योंकि प्रोड्यूसर वही है। प्रोड्यूसर लोगों को ही इनिशिएट लेना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है ना कि आज नहीं तो कल, मैं तो इतना आशावादी आदमी हूँ, इतना पॉजिटिव थॉट रखता हूँ कि मुझे लगता है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल। और ट्रांसफॉर्मेशन ही है। और देखिएगा, मुझे लगता है कि ये वक्त आएगा जो हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स में भी लगेगी और बहुत बेहतर करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये जो आपने बताया कि नेगेटिव लोगों के बीच में घिरे होने के बावजूद भी आप पॉजिटिव सोचते हैं, पहले तो इस सोच के लिए बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। सिर्फ मैं नहीं, थैंक यू, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ और लोगों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये है। और सारे नेगेटिव लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कि जिनसे भी बात करिए सब लोग नेगेटिव थॉट में ही जी रहे हैं। कोई भी मतलब ये नहीं बोल रहा कि नहीं बहुत अच्छा होना है, बहुत अच्छा होगा, कोई नहीं बोलता। आज की डेट में सब नेगेटिव बातें करते हैं। और नेगेटिव बातों का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि मतलब भोजपुरी के लिए खास करके एक ऐसा दौर बना दिया है कि किसी भी यूट्यूबर्स को व्यू चाहिए तो वो भोजपुरी के 10 साल पहले के, आई बिलीव कि 2013-14 के 10 गाने उठाकर एक वीडियो बना देंगे और कहेंगे उसे वल्गर। वो 2022 के बाद जो बेहतरीन काम हुआ है, चाहे आपकी आसरा मूवी ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट प्योरेस्ट लव स्टोरी, loveviva.com ले लीजिए आपका, मतलब मैंने जब आपका रिसर्च करी तो मैंने देखा कि कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो अभद्र लगे। गाने ऐसे जो लगे कि हाँ भाई, जिस तरह से और प्रॉपर शूटिंग होती है बाहर भी, तो आप उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हो, आप उन चीज़ों को उठा के टॉपिक नहीं मिलता है तो आप व्यूज़ के लिए इस टॉपिक को खरीद लेते हो। उससे पहले अगर आप जाओगे तो शिव विवाह गाया गया है भोजपुरी में, राम विवाह गाया गया है, वो चीज़ों को कोई प्रमोट ही नहीं करता। यही है प्रॉब्लम, यही है आलोक जी कि यहाँ पे ना कुछ तथाकथित ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं जो फेसबुकिया क्रांतिकारी लोग हैं। वो लोग अगर भोजपुरी में कुछ भी, वो सिर्फ ढूंढते रहते हैं नेगेटिव जी। उनका काम ही नेगेटिव ढूंढना, उसको खूब प्रमोट करेंगे। अरे फलाने ने तो ऐसा गा दिया, वो माय गॉड, ये खेसारी जी ने ऐसा गा दिया, तो फलाने ने ऐसा गा दिया, और उसी पे वो बवाल शुरू कर देंगे। वही खेसारी जी जब गाएंगे ना, कौना देवता गढ़ल सवारल हो, तो कोई एक बंदा नहीं प्रमोट करेगा। सही बात है। खेसारी जी ने, अगर उनकी बात करें या पवन जी की, तो खैर बात ही अलग है, वो तो ठीक है। मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ कि इस बात पे कि लोग कितना क्रिटिसाइज करते हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं या जो लोग हैं बाहर के लोग भी, अरे भोजपुरी गंदी है, भोजपुरी ऐसे ही है, भोजपुरी ऐसे, अरे भोजपुरी में इतना बेहतरीन काम हो रहा है, पहले देखो तो सही, देखिए। बिल्कुल, है ना। तो हम लोगों ने कोशिश किया शुरू से ही, जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया कि भोजपुरी में मतलब एक साफ सुथरी जो हमारी कल्चर है, हमारा कल्चर अपना है, वो कल्चर हम दिखाएं, ठीक है। और कोशिश यही करते रहे कि अपने कल्चर को प्रेजेंट करें, और पब्लिक ने अप्रिशिएट भी किया उस कल्चर को, अप्रिशिएट किया, और इतना अप्रिशिएट किया। और आपकी जो सबसे अच्छी बात है, आपने कल्चर की बात कर दी, तो मैं कल्चरेट एक फिल्म का नाम लूंगा जो कि आपने ही बनाई है,
छोटी माँ बड़ी माँ, जी तो हर फिल्म में हीरो लव विवाह हो गया या आपका दूसरी फिल्म हो गई प्रतिभा चिंटू पांडे के साथ, उसमें लड़ाई करते हुए दिखाते हैं, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य। ये आइडिया कैसे आया कि नहीं सुबी शर्मा और संजना पांडे, एक एक्ट्रेस जो कि पुराने दौर की है, एक एक्ट्रेस जो नए दौर की है, ये कैसे कॉम्बिनेशन नहीं, बैठा? ये इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है ये संदीप सिंह जी का, जो बिफोर यू के करता धरता है। जी हाँ, ठीक। तो संदीप जी हमेशा से, संदीप सिंह नाम सुना होगा आपने, और काफ़ी फेमस भी हैं, और अभी एक तरीके से देखा जाए तो मतलब आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री वही संभाल कर रखे हैं, क्योंकि जब थिएट्रिकल चीज़ें ख़त्म हुई है। इंडस्ट्री का मतलब आपका सिर्फ यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से है? मैं फिल्म अभी सॉन्ग इंडस्ट्री की बात नहीं कर नहीं रहा हूँ, नहीं सॉन्ग के बारे में अलग नहीं करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो ये संदीप सिंह जी का कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने मुझे बुलाया, जिन्होंने भारत भाग्य विधाता बनाई थी, ठीक है, बिफोर यू। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करना है और इसको डायरेक्ट करना है। तो फिर मैंने सिर्फ मैं एज ए डायरेक्टर ही किया, बाकी कॉन्सेप्ट, बाकी सारी चीज़ें, डिजाइनिंग, ये सब पूरा श्रेय उनको जाता है, ये संदीप सिंह जी को। को ठीक, ये आपका बड़प्पन है कि उनको आता है, लेकिन जो निर्देशक है वो तो आप ही रहेंगे। अरे ठीक है, मतलब वो तो हैं, लेकिन ठीक है। तो कैसे मतलब मैं कैसे समझूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि कैसे रघुराज जी समझते हैं कि नहीं इस फिल्म के लिए, इस सॉन्ग के लिए इस सिंगर को लेना है या फिर इस कास्टिंग को लेना है? आप अपनी कास्टिंग खुद करते हैं या कोई कास्टिंग में डायरेक्टर हैं? नहीं, हम खुद ही करते हैं। भोजपुरी में कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है। बताइए इस चीज़ पे भोजपुरी में मोस्ट प्रोबेबली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलकर ही कास्टिंग करते हैं। ठीक। कुछ बड़े स्टारों को छोड़ दे तो वो खुद ही कास्टिंग कर लेते हैं, खासकर हीरोइनों की। हाँ। ठीक है, हाँ, वो लाजमी है वो। हालांकि यही नहीं, बॉलीवुड में भी सुना है मैंने, देखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो मैंने देखा है। इस चीज के ऊपर रानी चटर्जी ने एक पॉडकास्ट में बयान दिया कि मनोज तिवारी जी ने 2 फिल्में करने के बाद तीसरी फिल्म में मुझे हटाकर किसी और हीरोइन को ले लिया। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा होता है? अब पता नहीं, अभी ये रानी चटर्जी ये लोग तो खैर मेरे से पहले के लोग हैं जी। ठीक है। जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आया था तो वो लोग एस्टेब्लिश थे, और रानी जी नो डाउट लीजेंडरी है भाई, बिल्कुल, और मनोज तिवारी भी लीजेंडरी, तो उन लोगों के बीच में बोलना ठीक नहीं है। तब भी ऐसा जैसा आपने बताया होता हाँ, है लेकिन होता है, बिल्कुल होता है, हीरो चेंज 100%। हाँ, मेरे मेहंदी लगा के रखना के टाइम पे भी हुआ था, पटना पाकिस्तान में नहीं हुआ था, क्योंकि दिनेश जी कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, दिनेश जी को मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बाकी एक्टर हैं जो करते हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं ये हीरोइन प्रेफरेबल प्रेफरेंस, हाँ। अब उसमें प्रोड्यूसर अगर स्ट्रांग है, डायरेक्टर स्ट्रांग है, तो फिर अपने हिसाब से करता है, अदरवाइज नहीं करता। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक फिल्म कर रहा था, जियो मेरी जान, पवन जी से, पवन जी के साथ। तो पवन जी के साथ कोई भी फिल्म कोई भी प्रोड्यूसर करे, वो हीरोइन का जिम्मा उन्हीं के ऊपर सौंप देता है। नहीं, ये फैक्ट है, मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, ये सच है, किसी भी डायरेक्टर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा सही भी है, और अब क्या बोल सकता हूँ उसमें, लेकिन है। जियो मेरी जान में मैंने खुद से कास्टिंग की थी, ठीक, जिसमें सपना चौहान जी को पहली बार, मतलब मेरे हिसाब से उन्होंने पहले भी कोई फिल्म की थी जो रिलीज नहीं हुई थी, और पहली बार मैंने उनको लेके आया था इसमें जियो मेरी जान में। ठीक, हाँ, तो उस समय पवन जी, हालांकि मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं बोले, लेकिन बाकी लोग जो बोलते हैं, जो मैं सुनता हूँ, तो हालांकि बहुत दिनों तक उन पे छोड़ा गया था, जो उसके हमारे फिल्म जियो मेरी जान के करता धरता थे मनोज नारायण जी, वो बोले कि नहीं उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, खुद ले लेंगे। हाँ, लेकिन फिर पवन जी बोले नहीं भाई, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो ये जो तरीका है, जिस तरह से आपने बताया, चलिए बड़े स्टार्स को हटा देते हैं, छोटे स्टार्स में प्रदीप और चिंटू पांडे जी हो गए, इनका पेयर आप किससे बनाते हैं? इनकी कास्टिंग आप खुद करते हैं या ये भी इसी तरह? नहीं, मैंने तो जितनी भी फिल्में इनके साथ किया है, चिंटू जी के साथ, वो मैंने कास्टिंग मैंने ही किया है। आपने ही की? हाँ, जैसे पहली फिल्म मैं तो एज ए डायरेक्टर एक तरीके से बिल्कुल नया ही था, और एज ए प्रोड्यूसर तो खैर मैंने जो था वो तो किया ही था, पटना से पाकिस्तान और वो सब। हाँ, तो loveviva.com में फिर नहीं, चिंटू जी ने कभी ये नहीं इंटरफेयर नहीं किया। सिर्फ loveviva.com के अलावा बहुत सारी फिल्में हैं आपकी। चिंटू जी के साथ बैक टू बैक मैंने 5 फिल्में की, शुरुआत की। हाँ, भारत loveviva.com किया, मुझे कुछ कहना है, निशांत उज्ज्वल जी की फिल्म, होते प्यार हो गया, भारत भाग्य विधाता, फिर होते होते प्यार हो गया, फिर खिलाड़ी, मैंने 5 फिल्में की। ठीक, तो खिलाड़ी इस टाइम स्ट्रीम कर रही है, जितने लोग इनकी डायरेक्शन देखना चाहें वो एक बार जाके खिलाड़ी देखिएगा, जियो सिनेमा पे। बेहतरीन मूवी है और बेहतरीन डायरेक्शन के साथ आपको दिखेगा। उसकी थोड़ी कहानी बताइए कि वो कैसे संयोग बना? वो भी आपने बाहर विदेश में शूट की है, खिलाड़ी भी, और संयोग मूवी भी शूट की है, सेम ही जगह पे? नहीं, ये सब श्रेय जाता है अभय सिन्हा जी को, जो अभय सिन्हा जी जो निर्माता है, प्रोड्यूसर है, हमारी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, जाने माने प्रोड्यूसर हैं। हाँ, तो उनके साथ काम करने का एक अलग मजा है। वो मजा ये है कि वो क्रिएटिव चीज़ों में नहीं घुसते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है क्रिएटिव चीज़ों से। बोलते हैं कि तुम लोग बना लो, पैसा कितना आ रहा है पहले ये बताओ, फायदा कितना हो रहा है, कम में कितना बन रहा है। तो अभय जी को यही मतलब है। हाँ, लेकिन
भोजपुरी के लिए उनका एक लगाव ही है कि वो हमेशा से कोशिश करते रहे कि भोजपुरी को अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने अवार्ड शो वगैरह कराए, तो अवार्ड शो कराए उसमें भी पूरा अलग अलग देशों में कराए। फिर लंदन में ये फिल्म सारी शूटिंग की, तो इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। और एज ए डायरेक्टर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी ऐसी फिल्म है तो एक फिल्म करो। ठीक है, तो मैं एक्चुअली करने गया था, होते होते प्यार हो गया। ठीक है। वो फिल्म ख़त्म हुई और ख़त्म होने के बाद बीच में एक और चिंटू जी की फिल्म थी जो रजनीश मिश्रा जी डायरेक्ट कर रहे थे। तो अभय जी बोले कि एक काम करो, तुम एक और फिल्म करो। तो बोले भैया मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट था, स्क्रिप्ट नहीं। तो बोले कि स्क्रिप्ट में कितना टाइम जाएगा? तो मैं बोला 15 दिन। मैं लंदन में हूँ। तो बोले कि तो ठीक है, तो बनाओ। तो मैं बोला कि भैया यहाँ नहीं, मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, राइटर के साथ बैठना पड़ेगा, या तो फिर राइटर को बुलाइए। तो बोले एक काम करो, तुम ही चले जाओ, फिर उसका वीज़ा पासपोर्ट ये सब होगा। तो एक ही बार गया, फिर 15 दिन के लिए वापस आया, फिर स्टोरी पूरा कंप्लीट किया, खिलाड़ी का किया और फिर वापस गया। फिर वापस जाके खिलाड़ी शूट किया, कुछ वहाँ किया और कुछ फिर अपना सिलवासा में किया, मतलब इंडिया वाला पार्ट सिलवासा में किया। तो खिलाड़ी मूवी में अमरपाली जी हैं? नहीं, अमरपाली जी नहीं है, खिलाड़ी में सहर अफसा है। हाँ, सहर अफसा, सॉरी। अब तो शायद छोड़ चुकी हैं वो एक्टिंग वगैरह, तो छोड़ चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये सवाल थोड़ा सा हार्ड पूछूंगा मैं आपके लिए। जैसे कि हिंदी होता है या मलयालम होता है, उसमें ना डायरेक्टर्स के नाम से फिल्में जानी जाती हैं। पर भोजपुरी में अजीब विडंबना है कि यहाँ पर जैसे आपने बताया जियो मेरी जान, उसके अंदर वो पावर स्टार की फिल्म कहलाएगी। जैसे अभी नीरज पांडे जी हो गए, हमारे अनुराग कश्यप जी हो गए, इनके नाम से इनकी फिल्में जानी जाती हैं। लेकिन भोजपुरी का सिनेमा स्टार्स के नाम से जाना जाता है। और अभी मनोज टाइगर जी ने एक पॉडकास्ट में कहा भी कि डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं स्टार्स। इस चीज़ पे थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या ये चीज़ सही है? नहीं, देखिए अभी की जो स्थिति है वो अलग स्थिति है। आज से अगर 15 साल पहले चले जाए पीछे, 15 साल पीछे मतलब 2008, 9, 10 इसकी बात कर रहा हूँ। उस समय एक दौर था जब दिनेश जी आर्टिस्ट थे, एक्टर थे, रवि जी थे, मनोज तिवारी थे, पवन जी अभी नए नए आए थे, खेसारी जी भी नहीं आए थे। उस समय उस दौर में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर के नाम से हमारी इंडस्ट्री में फिल्में नहीं जानी जाती थी। हाँ, उस समय सही बात बताई आपने। राजकुमार आर पांडे वो हमारे बड़े श्रद्धेय हैं। तो मेरे सीनियर है। नाम भी लिखा जाता था। नहीं, अभय सिन्हा जी तो खैर प्रोड्यूसर थे, तो उनका छोड़ दीजिए, डायरेक्टर में बता रहा हूँ। आम पब्लिक ना पर्दे पे देखती थी राजकुमार आर पांडे। हाँ, रमाकांत प्रसाद हुए जी बिल्कुल, उनके पर्सनल नाम से लोग जाते थे थिएटर में देखने। तो ऐसा नहीं है, दौर वो आया। लेकिन उसके बाद फिर जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ स्टार लोगों का डोमिनेशन शुरू हुआ ना, ठीक है, उस समय डायरेक्टर लोग बहुत अपने अलग लेवल पे थे। राजकुमार पांडे जी थे, ये सतीश जैन जी बीच में आए जी, रमाकांत प्रसाद, तो ये लोग, संतोष मिश्रा भी मंजे वही हैं, रंजीश मिश्रा जी भी हैं। हाँ, संतोष मिश्रा जी उस समय राइटर थे, लगभग फिल्मों के राइटर थे। और रजनीश मिश्रा जी, राजेश रजनीश नाम से म्यूजिक करते थे। जी। ठीक है, ये तो डायरेक्शन फिर मेहंदी ला के रखना मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने उनको एज ए डायरेक्टर मैंने ब्रेक दिया था रजनीश मिश्रा जी को जी। ठीक है, तो मेरा कहना ये था कि डायरेक्टर के नाम से जाना जाता था। लेकिन इधर एक्चुअली थिएटर ही इतना कम हो गया ना, और थिएट्रिकल फिल्में नहीं बनी ना, जिसकी वजह से डायरेक्टर का और वो, हाँ ठीक है, वो मनोज जी का कहना सही भी है कि कुछ आर्टिस्ट हैं, लेकिन जैसे कुछ एक्टर हैं जैसे दिनेश जी वगैरह हैं, तो बिल्कुल इसमें मैं ये नहीं करूँगा, एग्री नहीं करूँगा कि दिनेश जी कभी डोमिनेट करते हों। मैंने अभी पटना से पाकिस्तान 2 फिल्म की, दिनेश जी एक्टर हैं और उनके साथ बहुत मज़ा आता है करने में। और कभी ऐसा नहीं हुआ, खेसारी जी हुए, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो डोमिनेट करते हैं। इधर बीच में सुना मैं, कुछ लोग बता रहे थे, कुछ डायरेक्टर लोग, कि बहुत डोमिनेशन चालू हो गया है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़ है, मतलब कि ये चीज़ जो अभी क्लियर होगी यहाँ पे, कि अगर आप देखते हैं एक हिंदी फिल्म जिसके अंदर लिखा होता है नीरज पांडे प्रेजेंट या अनुराग कश्यप प्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में वो दौर नहीं आया। आपने इतने अच्छे नाम लिए, मुझे ये चीज़ रिसर्च में मेरी अधूरी रह गई थी, लेकिन ये नाम वाकई ही ये सारे के सारे राजकुमार आर पांडे के नाम से फिल्में जानी जाती थी। लेकिन जब स्टार ज़्यादा महत्व लेने लगे और पब्लिक ने उन्हें सर चढ़ा दिया, अब देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों जगहों पे सेम तरह की चीज़ें होना, जैसे कि जो स्टार्स फिल्में करते हैं वो कट टू अचानक से फिल्में छोड़कर गाने में दिखने लगते हैं। चाहे आप सपना चौहान जी ले लीजिए, रक्षा गुप्ता जी ले लीजिए, अपर्णा मलिक जी ले लीजिए, ये हो गए, ये लोग ऐसी हैं जो फिल्में कर चुकी हैं और अच्छी फिल्में कर चुकी हैं, फिर ये एल्बम्स में दिखती हैं। आपके हिसाब से ये चीज़ें सही होती हैं या गलत होती है, क्या मजबूरी रहती है? ये तो बहुत बात के लोग हैं, बहुत बात के लोग हैं। हाँ ठीक है, जब ये इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब फिल्मों का महत्व ही खत्म हो गया है, ये तब के लोग हैं। और मैं उसके पहले से बता रहा हूँ ना, आप पहले से आइए, ठीक है,
पहले से ये मैं क्यों बोल रहा था कि 2009-10 तक दिनेश लाल यादव जहाँ तक थे, क्योंकि दिनेश जी एज ए सिंगर उनकी पहचान बनी थी। बिल्कुल। उसके पहले रवि किशन जी, इंडस्ट्री की शुरुआत एक्चुअली रवि किशन जी ने किया। फिर उसके बाद से मनोज तिवारी आए, ठीक है, मनोज तिवारी जी आए। इन लोगों ने बड़े अच्छे से एक चीज़ों को, मतलब एक समझिए कि एक फूल के पौधे बना के या दिया। किसी भी पौधे को एक धीरे धीरे ग्रो करवा रहे थे। बिल्कुल। दिनेश जी आए, दिनेश जी ने और अच्छा उसमें बोले तो खाद वाद दे के थोड़ा सा और उसको हरा भरा कर दिए। ठीक। देन उसके बाद से पवन जी आए, ठीक है, पवन जी भी ठीक है, वो कर रहे थे, चूंकि सिंगर ही थे, ठीक है, सिंगर खेसारी जी आए, सब लोग धीरे 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 ये पवन जी खेसारी जी जो लोग हैं ना, ये लोग मतलब पैरेलल लोग गाने में भी उतना ही इन्वॉल्व रहे। दिनेश जी ने गाना छोड़ दिया, वो सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दिए। तब तक इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी और पब्लिक के अंदर ना एक क्रेज था। लेकिन जहाँ से ये हुआ कि हम फिल्म बना रहे हैं 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की, उसमें गाने अच्छे बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, पता चला उसको देखने के लिए थिएटर में लोग आते थे, गानों को देखने के लिए। बहुत ऐसी फिल्में, आपने उदाहरण सुना होगा कि एक गाना अगर सुपर हिट है तो एक ही गाना देखने के लिए 10 बार पब्लिक आती थी, बिल्कुल, टिकट कटा के। लेकिन पता चला कि तब तक डिजिटल का बूम आया, यूट्यूब वगैरह आया। हाँ। पहले तो ये लोग का कैसेट निकलता था, वो भी खरीदना पड़ता था, लेकिन जब यूट्यूब वगैरह आया, डिजिटल आया, फिर नेट सस्ता हो गया, फिर अब इन लोग को उतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था उधर। और जैसे ये लोग इन्वॉल्व हुए, मतलब पूरा जितना गाना कर रहे हैं फिल्म के, उससे ज़्यादा गाना एल्बम के कर रहे हैं। जितना प्रमोट फिल्म के गाना को नहीं कर रहे हैं या फिल्म को नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ये एल्बम के गानों को। और एल्बम कंपनियां इनको पेमेंट भी उस समय जहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक एक गाने का देती थी, पता चला कि 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख, अब तो सुने कि 25-25 लाख भी दे रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री को डुबाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं एकदम ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को, चूंकि एक हीरो का इंपॉर्टेंस जो होता है ना, क्या एक्टर का जो सेंट्रल कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर का, और वही पता चला कि फ्री में सब हर जगह दिखने लगे। सही बात है, बिल्कुल। तो भाई पैसा दे के कौन जाएगा थिएटर में, जो पब्लिक गाने देखने के लिए आती थी। क्या आप चलो, बाकी ये सपना चौहान जी या फिर रक्षा गुप्ता जी या ये लोग हैं, बात आपने सही ये बताया। तो बहुत बात के हैं। आप जैसे प्रियंका पंडित को आप किसी आइटम सॉन्ग में नहीं देखेंगे, उनको देखने के लिए आपको प्रॉपर एक फिल्म देखनी पड़ती थी। प्रियंका पंडित जी भी उस टाइम की संभावना, सेठ जी आज तक किसी एल्बम में नहीं दिखी, अब एक दो किए होंगे। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लोगों में क्रेज होता था, हाँ, ठीक है, कि ये गाने को देखने के लिए वो लोग थिएटर में जाते थे। अब तो खैर उन्हीं लोगों के गाने इतने सारे यूट्यूब पे है कि बट नेचुरल है कि वो लोग पब्लिक क्यों जाएगी। हाँ, मेरा हमेशा से एक चीज़ रहा है आलोक जी, कि फिल्में बनेगी और बहुत बेहतर फिल्में बनेगी और नॉन स्टार कास्ट फिल्में बनेगी। मैं आज भी बोल रहा हूँ, उसकी शुरुआत आप कर चुके हैं। नॉन स्टार कास्ट इन द सेंस जिसका सिंगिंग में कोई ये नहीं है, पहचान नहीं है, वो प्रॉपर एक्टर। और देखिएगा वैसी फिल्में आएंगी और वैसी ही फिल्में भोजपुरी को फिर से रिवाइव करेगी। ये मेरा फेथ है, विश्वास है, आज भी मुझे लगता है। तो जैसे कि आपने बताया कि उमा आ रही है नॉन स्टार मूवी, तो कितना जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए आर्टिस्ट लोगों की, जैसे कि हमारे भोजपुरी में होता है सिंगर्स कम आर्टिस्ट बनते हैं, लेकिन आर्टिस्ट बहुत जरूरी होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के बैकबोन के लिए। तो थोड़ा इस चीज़ पर प्रकाश डालिए कि जब नॉन सिंगर एक्टर आएंगे या आर्टिस्ट बनेंगे तो उससे इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा या क्या फ़ायदा होगा। हमेशा बहुत अच्छा असर पड़ता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक तो सबसे पहले ये बनाने के लिए थोड़ी सी कुव्वत चाहिए प्रोड्यूसर्स को, बिल्कुल, प्रोड्यूसर के अंदर। और जो प्रोड्यूसर इस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है, नए लोगों को लेके आ रहे हैं, नए लोगों पे दाव खेल रहे हैं, नए लोगों को लेके फिल्म बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको तो अप्रिसिएट बनता ही, वो अप्रिसिएट के काबिल हैं। जैसे इसमें बताऊं कि रत्नाकर जी, वो हमेशा से एक्सपेरिमेंट किए हैं। मतलब उन्होंने खेसारी जी को लेके भी अगर फिल्म किया संघर्ष, तो भी थोड़ा एक अलग तरीके की ही फिल्म थी, बिल्कुल। तो और मेरे साथ भी 2-3 फिल्में उन्होंने किया, 3 फिल्में रत्नाकर जी ने। तो हमेशा, हाँ, हमेशा मैं जब उनके साथ बैठता हूँ ना, ठीक है, तो हमेशा से कुछ अलग कहानी पे ही बातें होती है। जिसमें आसरा मैंने एक फिल्म की थी, ठीक है, और ये रितेश पांडे जी और सपना चौहान जी को लेके, हाँ, बेहतरीन फिल्म। और आसरा भी एकदम, हाँ हाँ, मनोज सिंह टाइगर जी भी हैं और संदीप यादव जी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लखनऊ के हैं। साहिल सिद्दीकी हैं। साहिल सिद्दीकी एक नया उभरता हुआ नाम है साइड कैरेक्टर। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, अरे बहुत कमाल के एक्टर है। अपने अवधेश मिश्रा जी हैं, ठीक है। तो सारे लोग उसमें भी कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत सारे भरे हुए हैं। तो आसरा एक अलग हट की फिल्म है, ठीक है। वैसे ही एक सनम फिल्म की थी, ठीक है, वो तो कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन वो भी ऐसे ही। और अभी उमा,
उमा, हाँ। उमा फिल्म आई, तो उसमें रितेश उपाध्याय जी और माही श्रीवास्तव जी। जी जी हाँ। मतलब इतना मजा आया काम करके ना, और ऐसी फिल्में करने में मजा भी आता है। एक तो स्टोरी डिफरेंट है, ठीक है, लीक से हट के है थोड़ा, मतलब रेगुलर स्टोरी नहीं है। ऊपर से ऐसे आर्टिस्ट जब आते हैं, माही श्रीवास्तव जी जैसे सुलझी हुई आर्टिस्ट, रितेश उपाध्याय जी, शंभू राणा जी, क्या फादर का रोल क्या ज़बरदस्त काम किए हैं, जी बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, ये सारे लोग। और अगर 7 की शिफ्ट है ना आलोक जी, तो एक डायरेक्टर के लिए सबसे मजे की बात यह है ना कि 7 की शिफ्ट है तो 6:30 बजे सारे लोग रेडी होकर फ़ोन करते हैं, सर रेडी हैं, निकलें, चलें। तो उसमें बेहतर फिल्में बनती है और बहुत अच्छी फिल्म बनती है, और अच्छी फिल्म बनी भी है। इसका रिजल्ट भी सामने है, ट्रेलर रिलीज हो चुका है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पे। मतलब आप देखिए, आपको मजा आएगा। ब्रेक करेगी रिकॉर्ड, और कर रही है, क्योंकि पहली फिल्म भोजपुरी की जिसका वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से ट्रेलर लॉन्च हुआ। 38 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन 4 मिलियन व्यूज धड़ाक से गए। ये उम्मीद ही नहीं थी। जैसे कि और फिल्में रिलीज हुई, मतलब मैं क्या ही नाम कह लूँ, अभी एक फिल्म आई है मगध पुत्र, किसी एक्टर की है, उन्होंने स्टार लॉन्च कर दिया बड़े सेलिब्रिटी को बुला के, लेकिन वो फिल्म आउटडेटेड। और उमा का सब्जेक्ट प्लस उसको बनाता है पावरफुल इम्पैक्ट आर्टिस्ट लोगों का। जी 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 जी। तो डेफिनेटली, और इसमें सराहना, मैं दिल से मैं सराहता हूँ रत्नाकर जी को। वैसे बहुत अच्छी, मतलब अभी 2 फिल्में और हमारी आने वाली है, 2 ऑलरेडी सब्जेक्ट पे काम चल रहा है। एक बधाई हो लक्ष्मी आई है, ठीक है, एक फिल्म है, वो भी अलग तरीके की फिल्म है, ठीक है। एक बच्चियों के फादर का स्ट्रगल है उसमें, ठीक है, जो जिनके घर में सिर्फ बेटियां होती हैं, वो बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा। और बाकी एक और फिल्म है, तो इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और ऐसी फिल्मों से ही मुझे लगता है ना कि इंडस्ट्री में कुछ उम्मीदें जगेंगी, कुछ बेहतर होगा अगर इसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया तो। और जो ये आपने नाम बताए, जो भी जितने भी लोग, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सिंगर्स के अलावा एक्टिव है सिर्फ और सिर्फ एज एन आर्टिस्ट, तो इनसे ही ये फिल्में खूबसूरत बनती हैं। हाँ, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिंगर कोई आएंगे तो फिल्में अच्छी नहीं बनेंगी, ऐसा नहीं है, फिल्में अच्छी बनेंगी, लेकिन क्या है ना कि वो प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि फिर वो पता चलता है कि यूट्यूब पे भी जाके गाने उसी तरीके से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, तो थोड़ा सा डिस्करेज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखा जाए तो भोजपुरी के बारे में धारणा बनी पड़ी है कि भोजपुरी लॉस में है, या फिर भोजपुरी के अंदर कोई पैसा नहीं डालना चाहता। तो आपने एक नाम बता दिया, रत्नाकर कुमार जी, तो क्या सच में पीछे से भोजपुरी लॉस में चलती आई है, या फिर भोजपुरी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्टिव होंगे, या फिर सिर्फ रत्नाकर कुमार जी ही एक्टिव हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी लोग एक्टिव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निशांत जी हैं, निशांत जी भी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से क्या हो गया ना, पूरी इंडस्ट्री अब देखा जाए तो कुछ लोगों को छोड़ के वो पूरा डिपेंड हो गए हैं चैनल पे, टेलीविज़न चैनल पे, टेलीविजन पे। हाँ, अब सब लोग, जाहिर सी बात है, कोई अपने घर से पैसा लगा के फूंक के तो वो अपना कोई बिजनेस करेगा नहीं। तो अब ये होता है कि अप्रूवल आएगा, अप्रूवल है तो फिल्म बनाए, फिल्म बनाने के बाद पता चला कि चैनल डोमिनेट कर रही है, चैनल ले नहीं रहे हैं, थिएटर में फिल्में चल नहीं रही है, थिएटर में लोग लगाने को तैयार नहीं है, और फिल्म बना भी रहे हैं तो उसी को ध्यान में रख के, टेलीविज़न को ध्यान में रख के, तो टेलीविज़न अलग चीज़ है, सिनेमा अलग चीज़ है। तो हमारी भोजपुरी सिनेमा को पूरी तरीके से टेलीविज़न के हिसाब से ही लोगों ने कवर कर लिया है। हाँ, वो कर दिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ थिएटर के लिए कोई सोच भी नहीं रहा कि थिएटर के लिए, हाँ, अगर मिला जुला के है तो यही मैं जो फिल्में बता रहा हूँ, यही सब हाँ, उमा हो गई और ये सब फिल्में जो है वो थिएटर के लिए हम लोग सोच के बना रहे हैं। प्लस अभी एक फिल्म, जैसे एक प्रोड्यूसर है, एक निर्माता है, सॉरी उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने रियली में काबिल तारीफ, पूरी लाइफ उन्होंने काम किया है, जिनका नाम है प्रेम राय जी। प्रेम राय जी, हाँ, प्रेम राय जी हमेशा से अच्छी फिल्में बनाए हैं। CID बहू भी उन्हीं की फिल्म है, वो तो खैर हम लोगों ने पहले ही माइंडसेट था कि हम लोग को टेलीविज़न के लिए बनानी है एक फिल्म। पटना से पाकिस्तान 2 उन्होंने ही बनाई है। ठीक, इस दौर में जहाँ पे 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख की फिल्में बन रही हैं मैक्सिमम, उस दौर में 2.5-3 करोड़ की फिल्म बनाना बहुत करेजियस काम है, बहुत हिम्मत का ये है, और उन्होंने ये फिल्म बनाई है पटना से पाकिस्तान 2। वो जल्द ही रिलीज होगी हमारे दर्शकों के लिए, और देखिएगा वो फिल्म कमाल करेगी, तो ये मुझे उम्मीद है। पाकिस्तान 1 के बाद पटना से पाकिस्तान 2 जी, तो इसमें जैसे कि आपने बताया निरहुआ जी के साथ एक्ट्रेस कौन है इसमें? पटना से पाकिस्तान 2 में फिर वही अपने जो पुराने सुशील सिंह जी हैं, ठीक है ना, और पटना से पाकिस्तान 1 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ये एक्सटेंडेड वर्जन है। हाँ, पटना से पाकिस्तान जहाँ ख़त्म होती है वहीं से पटना से पाकिस्तान 2 शुरू होती है। ठीक है, जिसमें दिनेश जी का एक अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा इंटरवल के बाद। एक तो नॉर्मल दिनेश जी हैं ही, एक तरीके से देखें, उसके बाद उसको सेकेंड हाफ में एक अलग दिनेश जी भी दिखेंगे,
ठीक। ठीक, वो ट्रेलर आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और वही पुराने जो मनोज टाइगर जी, संजय पांडे जी, सुशील जी, ये लोग हैं। इन लोगों के अलावा जैसे उसमें हमने पार्ट 1 में दाऊद हसन के रोल में लेके आया था अशोक समर्थ को, जी। तो इसमें उन्हीं के छोटे भाई जब उनकी मौत हुई, जो यहाँ मारा दिनेश जी ने मारा, उस समय वो बलूचिस्तान में थे, ऐसा हमने दिखाया है, जो मीर सरवर ने किया है। मीर सरवर हिंदी के बहुत बड़े एक्टर हैं। ठीक। तो इस बार तो दाऊद हसन के छोटे भाई महमूद हसन अभी उसमें आ रहे हैं एज ए विलन। ठीक है। हीरोइन में हमने एक सेजल साहू करके है, जो हिंदी की है, सेजल साहू जो पाकिस्तानी लड़की का कर रही हैं, और सपना चौहान जी इसमें एक हीरोइन का कर रही हैं, जो इंडियन हीरोइन है जी। तो ये पूरा हमारा प्रॉपरली सेटअप है पटना से पाकिस्तान 2 का। और पटना से पाकिस्तान 2 जो है थोड़ी गर्म है इस समय मार्केट में, कि उसमें कैमियोज की उम्मीद करी जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी की कैमियो की उम्मीद करी जा रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अभी बात चल रही है। बात चल नहीं रही है। बात हो चुकी थी पहले, तो बात हुई थी, रवि जी से भी बात हुई थी। रवि जी हाँ करके फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, भोजपुरी अभी नहीं करनी है, तो वो हिंदी के ही फैन लोगों ने बना के डाल दिया रवि जी का, पता है? हाँ, फैन लोगों ने डाल दिया ठीक है, वो उन्होंने ये किया, और मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। ठीक है, रवि जी ने बोला कि नहीं बाबू, भोजपुरी अभी नहीं करना है, भोजपुरी नहीं करूँगा। हालांकि मैं रवि जी से और उनके फैंस से बोलना चाहूँगा कि भाई, शुरुआत भी उनकी भोजपुरी से ही हुई थी, और आज भी भोजपुरी की वजह से पहचाने जा रहे हैं कहीं भी भोजपुरी। लेकिन अब भोजपुरी फिल्में उनको नहीं करनी है, सीधा मना करते हैं कि भोजपुरी हमको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चलो ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल है। तो इसमें मनोज तिवारी जी ने हाँ किया है एक कैरेक्टर में, लास्ट में क्लाइमेक्स में मनोज तिवारी जी दिखेंगे, और एक और नाम लूँगा जो अभी दिखने वाले हैं, वो बाद में बताऊँगा फिलहाल। हाँ, बीच में पवन जी से बात हुई थी, तो पवन जी ने भी मना ही कर दिया। पवन जी बोला कि नहीं, मतलब हमारे भोजपुरी में पता नहीं ये कब ख़त्म होगा, कि एक फिल्म बन रही है बड़ी फिल्म, तो उसमें गेस्ट अपीयरेंस में आ जाएं। जी हाँ, इस पे प्रकाश डालिए आप कि कैमियोज पहले के दौर में कोई किसी और के लिए काम कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, निरहुआ जी के बैकग्राउंड प्लेबैक सिंगर रहे हैं पवन जी। आज के टाइम में अगर आप जाएंगे तो क्या परेशानी होती है कि नहीं? निरहुआ जी बहुत परेशानी होती है, बताइए। नहीं, बहुत परेशानी होती है, नहीं गाते हैं लोग। अब किसी से भी बोल दीजिए, किसी से बोल दीजिए कि ये गाना गाना है आपको, वो नहीं करेंगे। और गाना तो छोड़िए, अभी हिंदी फिल्म में आप देखे होंगे कि सलमान की फिल्म में शाहरुख खान आ रहा है, शाहरुख खान की फिल्म में, और पब्लिक को अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो हम भी दिनेश जी की फिल्म में कोशिश कर रहे थे पवन जी को लाने की। पवन जी पहले तो हाँ बोल दिए थे, बात हुई थी, और फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं किए। तो भाई अभी लोग की मर्जी, ये लोग नहीं करना चाहते, जबकि मतलब उसके लिए आदमी पैसे पे करने के लिए भी तैयार है कि भाई कर लो, लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में वो है ही नहीं, वो बड़प्पन। हाँ, मतलब बड़प्पन नहीं, अब जो भी बोल दीजिए, नहीं है कि मतलब एक आर्टिस्ट की फिल्में आ रही है तो उसमें हम कोऑपरेट करें, या बड़ी फिल्म बन रही है, चलो जहाँ थिएट्रिकल ख़त्म हो रहा है उसमें एक बंदा बड़ी फिल्म बना रहा है, तो उसमें थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट कर दें अपना। क्या करना है, 2 दिन का ही टाइम देना है, उसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ से उन लोगों को ये नहीं है कि नहीं करना है, कि वो बड़ा कैसे बन जाए, मेन हीरो वो है तो वो बड़ा कैसे बन जाए, ये भी बात हो सकती है। ये चीज़ होती है। हाँ, मेन लीड में उनको लिया है तो उनसे ही कराओ। हाँ, बस कि मतलब नहीं तो फिल्म में अगर मेरी वजह से भी अगर कुछ ऑडियंस ज़्यादा आ जाएंगे तो भी तो नाम उसी का होना है, मतलब ये मेंटालिटी है कि उनकी। हाँ, तो ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए, जो कि आप करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा बताया आपने कि पहले प्लेबैक सिंगर होते थे किसी और के, आज नहीं होते हैं। लेकिन आपकी बात करी जाए तो आप बड़े अच्छे प्लेबैक सिंगर ढूंढ के लाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके गानों की बात करूं, तो मैंने loveviva.com देखा। मैंने loveviva.com एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी है, फैबुलस मूवी है, और इसके अंदर जो म्यूजिक का तड़का लगाया, कैसे सोचा कि नहीं विजय चौहान जी आपके बड़े फेवरेट रहे हैं? क्या सिंगर पसंद है आपको, या फिर? देखिए, मेरी जितनी भी फिल्में, खासकर चिंटू जी की नॉन सिंगर हीरो की फिल्में अगर बोलूं, सच पूछिए तो वो तो चिंटू जी के साथ ही मैंने किया, जो प्रॉपर एक्टर। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि हम सिंगर अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे खेसारी जी की फिल्म है, तो खेसारी जी में तो नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही सिंगर हैं, और प्रोड्यूसर भी नहीं चाहते हैं, और म्यूजिक कंपनी भी चाहती है कि खेसारी जी की फिल्म में तो खेसारी जी ही गाएं, पवन जी हैं तो पवन जी ही गाएं। तो मेल सिंगर में मैंने हमेशा से ना विजय चौहान जी को यूज़ किया, और उसका रीज़न ये है ना, मतलब कमाल के म्यूजिशियन है। मैं सिर्फ सिंगर की बात नहीं कर रहा, म्यूजिशियन। मतलब मुझे दिल से, मतलब उस आदमी के लिए ना वाह वाह निकलता है, क्योंकि एज ए कंपोजर उस आदमी, मतलब एज ए कंपोजर उसको विजय चौहान जी को दे दीजिए कोई गाना बनाने के लिए, या उनके गाने देख लीजिए। एज ए लिरिक राइटर बेस्ट, एज ए सिंगर अल्टीमेट,
जो सुर वो लगा देते हैं या फिर जो है क्या मतलब। तो मैं हमेशा से ना कोशिश करता रहा कि अपनी फिल्मों में विजय चौहान जी का, आप देखिए उनका लटक झटक वाले गाने भी देखेंगे। हाँ, और संयोग में देखिए एक तोहर चेहरा शराबी बा, कितना अतिया गजल नुमा, शराबी कितना बा। खूबसूरत गाना गाए हैं। बेहतरीन। हाँ, मुझे तो लगता है कि विजय चौहान जी को शायद वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला है अभी तक, वो रेस्पेक्ट नहीं मिला है, वो उनको जितना डिजर्व करते हैं ना, नहीं मिला है उस आदमी को। और हम लोग तो खैर अभी कोशिश कर ही रहे हैं कि कुछ बेहतर करें, लेकिन एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर, एज ए कंपोजर, एज ए जो भी, मतलब उस आदमी में जितना गुण है उस हिसाब से उस आदमी को जगह नहीं मिला है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए विडम्बना की बात है, ये फैक्ट बताऊं, नहीं तो वो आदमी बहुत डिजर्व करता है। और विजय चौहान जी का मतलब आपने बताया कि मैं जब मैंने संयोग देखी, पाला सटा के एक गाना है उन्होंने किया है, फिर मैंने loveviva.com देखी, उसके अंदर मैंने ये गाना देखा, भारत भाग विधाता में लव चर्चा करेंगे, और लव विवाह में भी एक बड़ा अच्छा गाना था उनका, loveviva.com में जरा ताये दहिया। हाँ, करेक्ट। मैं तीनों वेरिएशंस में पहचान नहीं पाया कि ये सेम ही आदमी है, उस आदमी में है, गुण है विजय लेकिन चौहान अगर में। वेरिएशन की बात करी जाए तो आप कहीं ना कहीं वेरिएशन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि आप प्रियंका सिंह जी को भी एक माँ के किरदार के लिए भी बड़ा अच्छा गाना और एक लड़की के लिए भी, प्रियंका सिंह जी देखिए, कैसे सेलेक्ट करते हैं ये आप? बेसिकली क्या है कि म्यूजिक डायरेक्टर जो है ना, जैसे हमारे साजन फिल्मों में मिश्रा जी। मैक्सिमम साजन मिश्रा होते हैं, बिल्कुल। तो साजन मिश्रा बहुत टैलेंटेड आदमी है। कुछ रजनीश मिश्रा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और बोले कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने मित्र हैं उसमें से रजनीश मिश्रा जी भी हैं, ठीक है, वो बड़ा रिस्पेक्ट भी करते हैं और हम लोग बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो उनसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके साथ फिल्में करूँ, तो हम लोग बैठ कर ना डिसाइड करते हैं। साजन मिश्रा है तो सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस सिंगर को हम लोग यूज़ करते हैं, इस सिंगर को गवाते हैं, इस सिंगर को गवाते हैं। जैसे बहुत सारी फिल्मों में मैंने कल्पना जी से भी गवाया है, कल्पना जी तो लीजेंडरी हैं, ठीक है। आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए सिंगर के, फीमेल सिंगर के नाम पे देखें जो फिल्मी, जो सिनेमा में, हाँ, तो वो सिर्फ प्रियंका जी हैं। प्रियंका सिंह के अलावा कोई है नहीं। जैसे वो थी बीच में खुशबू जैन वगैरह, तो वो लोगों का अलग एक टिपिकल आवाज़ था। हाँ, इंदु सोनाली जी हैं, तो उनका भी एक अलग टिपिकल आवाज़ है। वो हर मतलब एक्चुअली हीरोइन वाली आवाज़ जो है ना, वो प्रियंका की है। वेस्टर्न थोड़ा सा इंदु जी का थोड़ा अलग चला जाता है, लेकिन प्रियंका जी का वेस्टर्न से लेके देसी हर चीज देसी बेसिकली, हाँ, मतलब वो प्रॉपर लेके। अब इसमें जैसे हमने बहुत सारे गाने में शिल्पी जी को भी यूज़ किया है। हाँ, विजय जी के साथ। तो देखा जाए तो एल्बम इंडस्ट्री की आज के डेट में लीजेंड बन गई है शिल्पी जी, लीजेंडरी सिंगर हैं। क्योंकि एज कम पे मत जाइए कि छोटी सी एज कम है, लेकिन जो शिल्पी ने जो ये किया है, अपना जो अचीव किया है, और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में जो उसका योगदान है, मतलब एक टाइम तो ऐसा हो गया कि बड़े बड़े मेल सिंगर भी उनके वजह से, उनके मतलब उनके गाने, उनके ड्यूएट करना जरूरी हो गया, क्योंकि वो सर्चिंग में चली गई। और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है, हरकत उनकी है। जैसे शिल्पी जी का भी जैसे गाना आया बेडरूम में राजा घुस जाला पवन जी के साथ, इसके अंदर मेन जो है हरकत है या लय है, ये शिल्पी जी ने ही किया है, वो तो बस अंतरा मोहन जी का वही तो बोल रहा हूँ कि बहुत मोस्ट टैलेंटेड लड़की है शिल्पी राज। हाँ, ठीक है, अलग वॉइस टेक्सचर, अलग चीज़ें। हालांकि वो जब शुरू में आई तो पता चला कि 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, ये फीमेल में पहली बार शिल्पी जी ही ले गए शुरुआत में। जैसे नदिया के नैया डोले, वो विजय चौहान जी का ही कंपोजिशन और लिरिक है। तो वहाँ से फिर वर्ल्ड वाइड में लगातार गाने सब गोदानवा और कौन कौन सा बहुत सारा गाना 100, 200, 500 मिलियन होने लगे। तो वो बस एल्बम को लेके हैं, लेकिन प्रियंका जी फिल्मों को लेके, हाँ, सारी फिल्मों के गाने आपके अलावा जो और भी डायरेक्टर्स हैं नहीं, उनकी मैंने तो आलोक जी फिल्मों में भी शिल्पी को मौका दिया है, देखा हमने। यूज, मैंने मौका नहीं दिया है, मैंने उनसे काम लिया, ऐसा नहीं, मौका नहीं दिया बॉस। वो खुद शिल्पी जी उतनी काबिल है कि वो हमको ज़रूरत थी तो हमने उनसे गाने लिए हैं, और लेना भी चाहिए। वो शिल्पी जी में है वो टैलेंट कि वो गाने बहुत अच्छे से ये करती है, प्लेबैक भी करती हैं। ठीक है। और नीलकमल जी को कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम, बेसिकली बहुत कम नहीं करता हूँ। सिर्फ ये है कि नीलकमल, जब मैं loveviva.com कर रहा था ना, तो नीलकमल बहुत हम लोग के करीबी आदमी है, लड़का है, ठीक है, मेहनत करके अभी इस लेवल पे गए हैं नीलकमल जी। तो उस समय बहुत इजीली अवेलेबल भी थे कि मतलब जैसे रजनीश जी और हम लोग, रजनीश जी म्यूजिक कर रहे थे तो हम लोग बोलते थे, हम लोगों से बातें चीत होती थी, बहुत अच्छा था। अब होता है कि एक पोजीशन मिल गया, एक धीरे 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 थोड़ा ये हो गए, तो जब ऐसा होता है तो फिर एक अलग ही ये बन जाता है, सर्कल बन जाता है। फिर पीछे कौन ये, नहीं तो कोशिश तो करते ही हैं। अभी भी उमा में भी ये गाने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया,
उमा में गाने के लिए रत्नाकर जी भी बोले, एबीसीडी जो भी वो प्राइज बोले उस पर भी रेडी हो गया। मैं बोला गा दो भाई, लेकिन नहीं गाए। हाँ, वो पटना से पाकिस्तान में हालांकि गाना है उनका, उसके लिए भी 2 गाने और भी बोला गया है गाने के लिए, तो शायद उसमें दिनेश जी हैं तो हो सकता है गा दें, लेकिन अच्छा, मतलब ये चीज इस तरह से समझी जाए दर्शकों के लिए कि रितेश उपाध्याय जी के प्लेबैक सिंगर बनने में परेशानी है उनको, ऐसा कुछ समझा जाए? हाँ बिल्कुल 100%, तभी तो नहीं गाए ना। अच्छा, तो वो फेमस हो जाएंगे? हाँ, नहीं फेमस हो जाएंगे ऐसा नहीं है, इसके लिए नीलकमल ऐसा लड़का नहीं है कि ऐसा सोचेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं जो भी है मन में होगा कि भाई मतलब एक धारणा बन गई है कि नहीं, अगर वो है स्क्रीन पे तो ही मैं गाऊंगा, उनके लिए ये है तो नहीं गाऊंगा, ऐसा कुछ है। तो ये चीज डिवाइडेड चलती है कहीं ना कहीं, पैरेलल चलती है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों कंपटीशन लेके चलता है। हाँ, कंपटीशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा है। अब अगर बात करी जाए आपके लिरिक्स राइटिंग्स की, नहीं एक चीज पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जितने भी ट्रेलर देखे मैंने, आपके क्या जितने भी फिल्मों के देखे, आपके तो तब भी चलिए ठीक होते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मूवीज देखने तक अट्रैक्टिव होते हैं। बहुत सारे ट्रेलर बीच में ऐसे आने लगे जो प्रिडिक्टेबल हो गए, जैसे उमा का ट्रेलर प्रिडिक्टेबल नहीं है, चाहे आसरा का ट्रेलर नहीं है। नहीं, मैं समझ गया कि उसमें पूरी स्टोरी रिवील हो जाती है। हाँ, इसके नहीं ऊपर तो नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे टेलीविजन वाले लोग हैं, हाँ ठीक है, वो उनका सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही रहता है कि हमको पूरी ट्रेलर में, भले वो ट्रेलर 5 मिनट का हो जाए, वो ट्रेलर में पूरी स्टोरी हमको दिखनी चाहिए। अच्छा, हाँ, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्रियोसिटी। जैसे क्या होता है कि थिएटर क्रियोसिटी कहाँ आपको ये लगता है कि जैसे किसी भी चीज़ को देखे क्रियोसिटी हुई, हाँ तो हम उसके लिए पैसे खर्च करके ये थिएटर में गए फिल्म देखने के लिए, बिल्कुल। लेकिन वहाँ तो फ्री में बैठ के देखना है, वहाँ तो पैसे खर्च करने नहीं है, खाली चैनल बदलना है, देखना है। तो वहाँ पे वो पूरी स्टोरी दिखा दी जाती है कि पूरी स्टोरी ये है 5 मिनट में, अब आप चैनल चेंज करिए और फिल्म में देखिए। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर थिएट्रिकल फिल्म है, जैसे हम लोग तो मैक्सिमम थिएट्रिकल ही किए, तो हम लोग वो ट्रेलर बनाते समय ये ध्यान में रखते हैं कि पब्लिक के अंदर कुछ तो एक रह जाए, टीस रह जाए, कि एक ये रह जाए कि अरे यार अब इसके आगे क्या। लेकिन टेलीविजन में ऐसा नहीं है, वो टेलीविजन वाली जितनी फिल्में हैं ना, वो सब पूरा का पूरा कहानी दिखा देते हैं। तो इसको इस तरह समझा जाए, सास बहू की कहाँ फिल्में हैं, इनके ही ट्रेलर इस तरह होते हैं, अदरवाइज बाकी सब अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो थिएट्रिकल या जो अलग टाइप की फिल्में हैं ना, जो सेंसेबल लोग हैं आज भी, जो वो अलग ही उसी तरीके से करेंगे। अब जैसे आपकी फिल्म उमा है, आपने बताया कि थोड़ा आप कुछ वेब सीरीज वगैरह भी लेके आ रहे हैं, कुछ बताइए कि कुछ नया कब देखने को मिलेगा दर्शकों को आपकी तरफ से? अभी तो पटना से पाकिस्तान 2 में ही नया देखने को मिलेगा। वो आपको हर 10 मिनट में आपको लगेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक, क्योंकि एक तो बहुत बड़े कैनवास की फिल्म है पटना से पाकिस्तान 2, थिएट्रिकल रिलीज होने वाली है थिएटर में, और वो बहुत ही कमाल की है और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया उसमें। ठीक, पाकिस्तान चाइना मिल के जो कर रहे हैं या जिस तरीके की चीज़ें हैं उस तरीके के, जैसे अभी धुरंधर आई थी, धुरंधर, तो उसी तरीके से उसमें भी ये इंडियन रॉ पे फिल्म है, रॉ एजेंसी पे और आईबी पे। ठीक, ठीक है, वो उसमें आपको कुछ अलग दिखने को मिलेगा। वेब सीरीज की अभी बातें चल रही है, कुछ चीज़ें चल रही है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा जब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। हाँ, नहीं फाइनल हो तो जैसे मैं आपसे सवाल ये था कि सस्पेंस थ्रिलर की तरफ कब मूव करेंगे आप अच्छा बनाएंगे, ये तो हमें उम्मीद है। सस्पेंस थ्रिलर आप, क्योंकि आप बना सकते हैं, आपने उमा भी दिखाया हमें, पटना से पाकिस्तान 2 भी दिखाया, तो जो ये जोनर होते हैं, क्या भोजपुरी के अधिकांश डायरेक्टर्स को ये जोनर पता है? एक मेरी फिल्म आ रही है पवन जी के साथ, जियो मेरी जान, हाँ, ये बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। ठीक, उसमें आपको सस्पेंस थ्रिल दिखेगा। जियो मेरी जान में जब आप देखेंगे ना, तो देखेंगे तो उसमें सस्पेंस थ्रिलर दिखेगा। ट्रेलर में भी है थोड़ा सा। हाँ, 2 कैरेक्टर्स हैं पवन जी के, मतलब 2 तरह का कैरेक्टर। हाँ, करेक्ट, उसमें सस्पेंस दिखेगा। उसमें भी वही है, हाँ, कि इतना सस्पेंस है ना कि आप मतलब आपका एकदम दिमाग ये होने लगेगा कि यार आधे घंटे देखते देखते आपको लगेगा कि यार आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें भी 2 एक्ट्रेस हैं, एक सपना चौहान जी हैं और एक अपनी मराठी की हीरोइन है। ठीक है, तो वो है, मतलब 2 लोग हैं। ठीक है। अब मैं पूछी जाऊँ कि एक भोजपुरी फिल्म जो होती है उसको बनाने में कितना समय लगता है, और कितना समय जो कॉल टाइम वगैरह होता है, इस सबको मैनेज करके हमें प्रॉपर शॉट्स के साथ कितने समय में एक भोजपुरी फिल्म तैयार हो जाती है, एडिट करके सब कुछ करके? तो डिपेंड्स ऑन कि प्रोजेक्ट किसका है। पवन जी की फिल्म है तो 1 साल भी लग सकता है। हाँ, ऐसा क्यों? देखिए उसका मेन रीज़न ये है कि पवन जी की फिल्म अगर कर रहे हैं तो शूटिंग अगर आपको 25 दिन करना है, तो आपको कम से कम 50 दिन सेट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि 25 दिन वो आएंगे, 25 दिन नहीं आएंगे। ऐसा भी हो सकता है। हालांकि जियो मेरी जान किए थे तो आ गए थे टाइम से, लेकिन ऐसा मैं मजाक में बोल रहा हूँ, हो जाता है। हाँ। ठीक है। प्लस फिर गाने गवाने के लिए चूँकि सिंगर वही रहते हैं, फिर
डबिंग कराने के लिए आपको फिर टाइम लेना पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। खेसारी जी की फिल्म है तो खेसारी जी भी फटाफट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी अभी जैसे कम बजट की फिल्में बन रही है, अभी तो उमा मैंने 3 महीने में कंप्लीट कर ली। मतलब प्री प्रोडक्शन से लेके शूटिंग, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, और उमा बिल्कुल रिलीज के लिए तैयार है। 3 महीने में किया। अगस्त में शुरू किया, अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर तक कंप्लीट हो गई। ठीक। और उमा के डायलॉग्स किसने लिखे हैं, आपने ही लिखे हैं या फिर नहीं, उसमें 2 राइटर हैं। हाँ, उसमें अरविंद तिवारी जी हैं, कॉन्सेप्ट मेरा है उमा का। ठीक। हाँ, वो कथा मेरी ही है, मतलब कहानी मेरा है। और राकेश त्रिपाठी जी स्टोरी है, मतलब स्क्रीन प्ले और डायलॉग इन दोनों का है। अरविंद तिवारी जी और तो राकेश थोड़ा त्रिपाठी इसलिए जी। प्रकाश डालिए कि अब भोजपुरी में डायलॉग्स जो है वो भी बहुत बेकार हो गए। डायलॉग में वो भाव नहीं होता है या फीलिंग नहीं होती है जो कि पहले हुआ करते थे। अब डायलॉग्स के लिए क्या भोजपुरी के पास राइटर्स की कमी है या भोजपुरी के राइटर्स हैं अभी, उनका लोग नहीं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। पहले डायलॉग्स गड़बड़ थे। हाँ, पहले राइम्स में डायलॉग्स होते थे, मतलब कविता की तरह। अभी डायलॉग्स नेचुरल आने लगे हैं। मैं तो उल्टा आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो फिल्मों के डायलॉग्स हैं ना, आप आसरा फिल्म देख लीजिए, आसरा फिल्म का ट्रेलर देख लीजिए, आपको उसमें डायलॉग आपको लग जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। संयोग के डायलॉग भी काफी बढ़िया हैं। संयोग का देख लीजिए, बहुत अब नेचुरल हो गया है, बहुत रियलिस्टिक डायलॉग हो गया है। पहले बहुत फिल्मी होता था। ठीक है। पहले का वो देखेंगे तो एकदम पूरा कविताओं में ही पूरा डायलॉग बोला जाता था। हाँ, अब रियल हो गया है। हाँ। अच्छा, संयोग मूवी जो बनी ये लंदन में बनी, और कुछ सब्सिडी को लेके भी कुछ चलता रहता है, ऐसा कुछ है क्या? सब्सिडी मिलती है कहीं कहीं सिनेमा शूट करने का, ऐसा भी कुछ है? हाँ, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, अगर थिएटर में फिल्में रिलीज होती हैं तो। ठीक है। अब एक बड़ा सवाल वो ये है कि भोजपुरी के पास कोई भी रिव्यू सिस्टम नहीं है या क्रिटिक्स नहीं है। क्रिटिक्स इन द सेंस जो इसको रेटिंग करे, या कैसे दर्शकों तक पहुंचेंगी फिल्में, अगर मैं आपसे पूछूं तो। जैसे कि आपने बताया आसरा रिलीज हो गई, थिएटर के रिलीज हो चुकी है, अगर मुझे देखनी हो तो मैं उसे कैसे देखूंगा? आपने तो बताया कि आप मुझे पर्सनली दे देंगे, लेकिन जो और दर्शक हैं वो कैसे जुड़ेंगे आसरा मूवी से वो या तो फिर किसी और मूवी से? देखिए, सबसे पहले तो भोजपुरी में फिल्म रिलीजिंग का जो फॉर्मेट है, हाँ, इसको वही गलत हो गया है। क्योंकि या तो थिएट्रिकल रिलीज होती है, मतलब 2-3-4 अगर मैं गिनूँ तो थिएट्रिकल, टेलीविज़न और बाकी यूट्यूब। ठीक है। टेलीविज़न और यूट्यूब पे तो बहुत इजीली रिलीज हो जा रही है। ठीक है। थिएट्रिकल रिलीज करने के लिए अभी जो प्रोड्यूसर्स को जो ये लगानी चाहिए, एफर्ट लगानी चाहिए ना, वो लोग लगा नहीं रहे हैं। कोई नहीं लगा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि फिल्म बनती है जैसे हिंदी वगैरह में या कोई भी लैंग्वेज में, आप गुजराती हो या मराठी हो या साउथ की फिल्में हो। साउथ की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत अपर लेवल पे है। अगर मैं ऐसे रीजनल फिल्मों की बात करूं तो एक फिल्म अगर 1 करोड़ में बनती है, एक बात कर रहा हूं, तो उस पर कम से कम 25 लाख रुपए मिनिमम पब्लिसिटी पे खर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो क्या है, पब्लिक को पता होता है कि पब्लिक में क्यूरियोसिटी होती है, पब्लिक को पता चल जाती है कि फिल्म आ रही है। भोजपुरी में ऐसा नहीं है। भोजपुरी में तो अब बताऊं, ये फैक्ट है और बहुत ही दयनीय स्थिति है और बहुत बुरा भी लगता है कि फिल्म ट्रेलर में थिएटर में रिलीज करना है। बहुत सारी फिल्में अभी हाल में 2 साल में देख लीजिए, बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई है। उसमें से मैक्सिमम फिल्मों के तो ट्रेलर तक लोग लोड नहीं कराते हैं थिएटर में। अच्छा। हाँ, नहीं कराते हैं। हाँ, यूट्यूब पे रिलीज हो गया ना, कौन 50,000 रुपये खर्चा करे ट्रेलर करने लोड करने के लिए? ये स्थिति है। जैसे हम उनकी देख लें, मैकडॉग सिनेमाज देख लें, उनकी एक मूवी जो कि 1 साल बाद आने वाली है, उसका हाँ, टीजर आ पहले जाता से है। तो हिंदी में होता है ना। अभी तो मैं भी मैं बता रहा हूँ ना कि आप कुछ मत करिए। हालांकि ये चीज़ें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं अभी। आप कुछ मत करिए। सिंपल सी चीज़ है कि आप थिएटर में फिल्म रिलीज करनी है, 3 वीक पहले देखिए कि हिंदी की कौन सी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। बिल्कुल। उस फिल्म के साथ 1.5 मिनट का टीजर, ये फैसिलिटी है कि आप यूएफओ से कांटेक्ट करके वो आप अपने हिसाब से चॉइस से आप थिएटर या मल्टीप्लेक्सेस चूज कर सकते हैं। ठीक। उसमें पेड प्रमोशन होता है कि कंपलसरी आपको ट्रेलर वो चलाएंगे ही चलाएंगे। तो आप एक बात बताइए कि जो थिएटर में अपर क्लास और मिडिल क्लास लोग फिल्म देखने आए हैं, लोग बोलते हैं कि अरे भोजपुरी अपर क्लास मिडिल क्लास लोग नहीं देखते हैं, लोग आते नहीं है। कैसे आएंगे भाई? उनको पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। एक तो भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे बहुत गंदगी फैला के सब चीज़ें सिंगर लोग पहले से रखे हुए थे, तो उनका एक मेंटलिटी वैसे ही बनी हुई है। अच्छी फिल्म अगर बनाते हैं, ठीक है, अच्छी फिल्म बनाइए। नॉन सिंगर्स को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। समझ गया। आप फिल्म बनाइए और फिल्म बना के ना, अगर 40 लाख की फिल्म बनाइए और 10 लाख रुपए खर्चा करिए। आप जैसे सपोज करिए कि अभी बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, इसके बीच में जो ऑटोमेटिकली जो ट्रेलर्स आते हैं जो हिंदी फिल्मों के आते हैं, स्टार्टिंग में जो हाँ, स्टार्टिंग या बीच में
तो आप वैसे स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम आते हैं, आप चलाना शुरू कर दीजिए, देखिए कि वो जो ऑडियंस देख रही है वो ऑडियंस आएगी कि नहीं आएगी। उसमें से 2% भी ऑडियंस अगर मूव हो गई ना, हाँ तो वो 2% शायद हो सकता है कि 25-50% में कन्वर्ट हो जाए, लोगों में लेके आ जाए। माउथ ऑफ स्पीक हाँ, लेकिन अब चूंकि देखिए मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं है, मैं एज ए प्रोड्यूसर तो अभी कर नहीं रहा हूँ, तो प्रोड्यूसर लोगों को समझना चाहिए, किसी को इनिशिएट करना चाहिए, इनिशिएशन तो चाहिए ही। तो ये चीजें पहले होती थी कि एक थिएटर के अंदर दूसरी फिल्म का ट्रेलर चल गया, जो कि अब नहीं होता पहले है। पहले चलता था, लेकिन ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं चलता था, मल्टीप्लेक्सेज में नहीं चलता था। हालांकि मल्टीप्लेक्सेज में आज भी नहीं चलाएंगे। नहीं, सिंगल स्क्रीन चलती थी सिंगल वैसे तो। स्क्रीन में ये था कि जैसे हम लोग फाइनल करते थे फिल्म कि गणेश हाजीपुर, सपोज करिए हाजीपुर में 4 थिएटर, तो जैसे नेशनल और गणेश 2 की बात करूं, तो गणेश में हमारी फिल्म लगनी है तो हम 1 महीना पहले ट्रेलर भेज देते थे, यूएफओ में लोड करा के, तो 1 महीना पहले से वो ट्रेलर चलाना शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिनेमा देखने, फिल्म देखने वही लोग आते हैं जो थिएटर में फिल्म देख रहे होते हैं। सही बात है। आपके यूट्यूब पे जो व्यूवर्स हैं ना, उसमें से 0.01% भी लोग नहीं आते हैं सही बात है, बिल्कुल। फिल्म देखने वही लोग आते हैं जो फिल्म के कैंपस में घूमते घूमते पोस्टर देखते हैं कि अच्छा अरे कौन फिल्म में बा हो, अच्छा आवे वाला बा, हाँ ये ठीक बाटे में। या तो फिर वो लोग जो ट्रेलर देखे बोले कि अरे बाप रे बाप गजब ट्रेलर बनौले बा, हाँ जरूर फिल्म, वही लोग फिल्म देखने आते हैं। सही बात है। और यही चीज़ कमी है, नहीं हो रहा है। ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए क्या कोई भी 2 सलाह देना चाहेंगे आप प्रोड्यूसर्स को, या क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने स्टार्स को? स्टार्स भी कम प्रमोट करते हैं। नहीं जैसे नहीं, कुछ stars- अभी इसमें मैसेज देने की क्या जरूरत है, सब लोगों को पता है। ये बोलिए कि ऑडियंस को क्या मैं बताऊं, क्योंकि ये हमारे audience ऑडियंस, के लिए हमारी जनता बताइए। जनार्दन देख रही है। ऑडियंस के लिए बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस ऑडियंस के लिए, ऑडियंस भी जानती है, बस यही है कि इसमें हमारे जो स्टार हैं वो गानों पे बहुत ज़्यादा, गाना जैसे रिलीज हुआ नहीं कि लाइव आ गए तो देखी लोगों ने गाड़ी में बजा दी, यही देखी लोगों ने गाना वाह भाई आ रहा आ गई बटे, बस एक के रोल 1 मिलियन करी, हमार शान रखी, हमारे 1 मिलियन करी, 1 मिलियन रोल करे के बाद सामले, अरे जियो रे पगला जियो लव यू, ये गाने के लिए। और सेम डेट में फिल्म रिलीज हुई है। और बाई द वे अगर प्रोड्यूसर का अगर ये होगा, क्या बोलते प्रेशर होगा कि भैया थोड़ा लाइव में बोल दीजिएगा, हाँ तो एगो हमार फिल्म भी आयल बा, तो वो लोग जहाँ जहाँ देखी कौन 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 थिएटर में लागल बा रे, अच्छा हाँ तो जौन भी थिएटर में लागल बा वो लोग देख लेम, आजू बाजू में थिएटर में लागल बा देख लेम, लेकिन वो गाना के 1 मिलियन करे, यही तो हो रहा है। ये फैक्ट बता रहा हूँ बॉस, यही हो रहा है। हमारे स्टार लोग ऐसे कर रहे हैं प्रमोशन फिल्मों के, नहीं हो रही है प्रमोशन, नहीं हो रहा है प्रमोशन। अगर फिल्म के प्रमोशन पे लोग जा रहे हैं, गाने की बात ज़्यादा कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि प्रमोशंस को लेके बहुत दिक्कत चल रही है और प्रमोशंस होने चाहिए। प्रमोशंस होने के बाद भी ये जो आपने बताया ये स्टार्स करते हैं, ऑडियंस का जो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है वो बहुत गलत हो गया है इस समय पे। वो सिनेमा को एक ही नज़र से देख रहे हैं, हर सिनेमा को, जबकि कई कई सिनेमा के पीछे काफ़ी हार्ड मेहनत हो रही है। थोड़ा एक मैसेज दीजिए ऑडियंस के लिए कि नहीं, क्या सिलेक्शन करना चाहिए उन्हें। देखिए बेसिकली क्या है कि इसमें ऑडियंस की गलती नहीं है। हम्म, अगर हम कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो हम ही को ये बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ऑडियंस के अंदर ये क्यूरियोसिटी जनरेट करना पड़ेगा कि ये अच्छी चीज़ है। ठीक। तो अच्छी चीज़ सिर्फ बनाने से नहीं होगा, उसको वहाँ तक उनके तक पहुँचाना भी पड़ेगा। हाँ, रही बात हमारी जो ऑडियंस है, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा ऐसे गाने सुनने वालों की हैं जो डबल मीनिंग गाने या वो सब है। तो ऐसा नहीं है, हमारे अपर क्लास मिडिल क्लास, ये 2 ऑडियंस जो भोजपुरी के एक्चुअल ऑडियंस है वो कटे हुए हैं अभी। ठीक। ठीक है, तो हमको उनके अंदर वो सारी चीज़ें उनको मतलब बताना पड़ेगा कि हमारे ये अच्छे गाने हैं या अच्छे बन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि आपका जो गाना का सिलेक्शन है ये बड़ा अच्छा होता है। ये आपने एज एन प्रोड्यूसर भी गाने बनाए हैं, जी आपका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जी 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 जी, पार म्यूजिक। पार म्यूजिक, और उसके ऊपर आप चॉइस रखते हैं कल्पना जी को या फिर पवन सिंह जी को। फौजी सजनवा आपका आज से 10 साल पहले का गाना है। हाँ, लेकिन वो फौजी सजनवा 10 साल पहले नहीं है, 2023 या 4 में, 23 में आई थी, 23 में। हाँ, ठीक, सॉरी। वो पवन जी के ही चैनल से रिलीज हुई थी। ओके, आपके द्वारा बनाया हुआ था। हाँ, मैंने उसको बनाया था और मैंने उसको शूट किया था, और कमाल का गाना है। लेकिन देखिए व्यूज़ के नाम पे वो पवन जी का गाना होने के बावजूद भी व्यूज़ बहुत कम है, बिल्कुल। जबकि वो गाने बहुत अच्छा है। तो बाद में समझ में आया कि नहीं, होली में लोग ना वो चटक मटक ही और डबल मीनिंग ही सुनते हैं। हाँ, अब इसमें ना पवन जी कुछ कर सकते हैं और ना कोई सिंगर कुछ कर सकता है, क्योंकि वो लोग अच्छा तो कर ही रहे हैं ना। पवन जी के भी बहुत सारे गाने हैं, हालांकि इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने उनके बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो कमर्शियलाइज ज़्यादा हो गया है चीज़ें, और ऑडियंस भी ज़्यादा वो लाइक कर रही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि कमर्शियल होना ज़्यादा सही है या सक्सेसफुल होना ज़्यादा सही है आपके हिसाब से, तो आप किसे चुनेंगे, कमर्शियल होना या फिर सक्सेसफुल होना?
अभी आज के डेट में जो सक्सेसफुल है वही कमर्शियल है। ठीक है। तो ये बात है। गुलरी के फूल जो आपने गाना किया, इसमें आपने एक नए लड़के को मौका दिया, यूनिवर्सल नितिन। और आस्था सिंह जी के साथ ये कैसे सोचा कि नहीं आप मौका देते रहते हैं नए लड़कों को? नहीं, ये नितिन बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, अच्छा एक्टर है, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। और मुझे जिस तरीके का वो जो गाना हम लोग प्लान कर रहे थे, वो MK जी, उसके MK गुप्ता कोरियोग्राफर हैं, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि एक लड़का है ऐसा ऐसा नितिन करके, आप देख लीजिए। तो मैं देखा तो अच्छा लगा, वो रील वगैरह वो बहुत। आप यूनिवर्सल नितिन के आप इंस्टा पे जाइए, हाँ गए हैं। वो इतना सेंसेबल लड़का है, वो इतना अच्छा अच्छा मैसेज पे वो रील बनाता है। मैं ऑडियंस से बोलूँगा कि एक बार आप यूनिवर्सल नितिन टाइप करिए और उसके इंस्टाग्राम पे आप जाइए, आपको दिखेगा कि वो लड़का कितना सेंसेबल है। वेरिएशंस दिखेंगे आप। अरे वेरिएशन दिखेंगे, उस मैसेज दिखेंगे उसके रील्स में। वो जितने में भी है, जितना भी वो नितिन को मिलता है, जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बेटियों पे, बच्चियों पे, लेडीज़ पे, फीमेल पे, अपने दर्द पे, ये सब पे बहुत अच्छा अच्छा वो रील बनाया है। तो वो देख के मुझे लगा कि यार ये लड़के को प्रमोट करना चाहिए। और आपने किया। हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आप जाने जाते हैं किसी को भी स्टार बनाने के लिए, बड़ा अच्छा डायलॉग आता है विजय राज जी का कि उठा के स्टार बना दूंगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि भोजपुरी के कोई भी 3 ऐसे दिग्गज कलाकार जो इस समय एक्टिव हैं, पहले के हटा देते हैं, जो इस समय एक्टिव है, जिन्हें आप आगे बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं या फिर ले जाना चाहते हैं, या जाते हुए देखना चाहते हैं, जाते हुए देखना चाहते हैं, इस तरह बताइए। जैसे अभी देखा जाए तो ये रितेश उपाध्याय अच्छे एक्टर हैं। ठीक है। इवन कि रितेश पांडे जी भी बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टिंग उन्होंने किया है आश्रम में। फीमेल में माही श्रीवास्तव जी हैं। और न्यू जनरेशन में उसी मतलब आम्रपाली जी लोगों के बाद के जनरेशन में देखें तो सपना चौहान बहुत ब्रिलियंट एक्टर है। बिल्कुल। वो जितना अच्छा एक्सप्रेशन ये करती है, थ्रो करती है, या फिर एक्टिंग में मैंने, आस्था जी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन आस्था जी के साथ मैंने कभी काम किया नहीं, और नहीं एक्टिंग में मैंने अभी तक देखा है उनको। सॉन्ग किया है बस एक। हाँ, सॉन्ग किया है, एक नहीं 2-3 सॉन्ग किया है। लेकिन एज एन एक्टर, जो सिनेमा के लिए जो एकदम परफेक्ट एक्टर की बात करें तो सपना चौहान जी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि काम कर भी रही हैं, और उनको कोई भी चैलेंजिंग आप रोल दे दीजिए, किसी तरीके से कोई भी काम दे दीजिए, उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, मॉड्यूलेशन आता है, मॉड्यूलेशन आता है। अभी मैंने इनके साथ माही श्रीवास्तव जी के साथ काम किया, तो अभी तक तो सिर्फ गाना वाना देखता था उनका। गाने में तो खैर एक्सप्रेशन की मतलब मास्टर है वो भी, ठीक है। लेकिन जब फिल्म किया उमा, तो उसमें देखा कि बहुत सेंसेबल एक्टर है वो भी। तो ये लोग आने वाले मतलब समझिए कि भोजपुरी फिल्मों के भविष्य हैं ये लोग। अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया और इन पर मेहनत किया गया तो ये बहुत आगे जाएंगे ये लोग। तो ये जो आपने नाम बताया, ये तो फीमेल्स के लिए तो वाकई सपना चौहान और माही श्रीवास्तव तो है ही। हाँ। और मेल में अगर मैं पूछूं स्पेसिफाइक, अभी कमिंग डेकार्ड का सुपरस्टार कौन होगा? देखिए, सुपरस्टार की बात तो मैं नहीं कर सकता, सुपरस्टार तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक एक्टर हैं, ठीक है, वो पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से काम भी कर रहे हैं, और एज एन एक्टर मुझे बहुत पसंद भी है, जिनका नाम है यश मिश्रा। यश मिश्रा, यश कुमार। हाँ। वो बंदा क्या है ना कि यश कुमार जी अपने आप को स्टार नहीं मानते हैं। अगर देखा जाए तो मैं भी अगर देखता हूँ तो कोई भी फिल्म उठा के उनकी देखिए तो आपको ये फील होगा कि एज ए स्टार नहीं, एज एन एक्टर वो हर अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेरिएशन से। और मैं हमेशा उनके पीठ पीछे बात करता हूँ, ये बात होती है कि यश मिश्रा जी बहुत अच्छे सधे हुए एक्टर हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, और एक्सपेरिमेंट भी बहुत करते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन काफी अलग होता है उनका, इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन, इसलिए कि वो खुद सब्जेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ। और मैंने देखा है कि वो और अपने लिए एज एन एक्टर देखते हैं कि उनकी भूख है कि मैं अलग अलग तरीके से काम करूं, और यश जी करते हैं और वो प्रूव भी करते हैं। वो एकदम अलग ही चाल में चल रहे हैं। हाँ। बाकी वो अलग इंडस्ट्री अलग और अपने हिसाब से अलग कर रहे हैं, और अच्छा कर भी रहे हैं लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी तो खैर थोड़ी सी मार्केट थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो खुद ही फिल्म बनाते हैं। हाँ, तो अच्छा है, खुद ही कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा है। आपने 5 फिल्में की प्रदीप और चिंटू पांडे जी के साथ, उनके बारे में कुछ नहीं बताया। अरे चिंटू जी तो खैर एक्टर हैं इसमें, तो लेकिन वो एक्टर और स्टार दोनों हैं। तो मैं सिर्फ एक्टर की अभी आने वाले बात किया। अभी तो वो भी चिंटू जी का भी वो क्या बजट इश्यू हो गया है, मतलब जो चीज़ें रिकवर नहीं हो रही है। ये तो एज एन एक्टर चिंटू जी की तो अलग कमाल का। हाँ, जैसे भोजपुरी में ऐसा रहता था, हिंदी में भी ऐसा रहा है कि कोई किसी कहते हैं ना कि पालने में पूत के पैर दिख जाते हैं।
तो प्रदीप और चिंटू पांडे जी पहले से एक्टिंग करते हैं, उनकी जो पहले बचपन की से। फिल्में थी, ट्रक ड्राइवर पवन जी के साथ शुरुआत की उन्होंने। ऋषभ कश्यप एक एक्टर है जो कि बचपन में ही एक्टिंग करते थे। आज के दौर में अभी कोई ऐसा बाल कलाकार उभर के नहीं आ रहा है, या है ऐसा कोई बाल कलाकार जो कि आगे लेके चलेगा लीग को? आपको लगता है मुझे ऐसा? नहीं अगर पूछे तो लगता, अभी नहीं तक मैंने लगता, किसी में ये बात नहीं देखी है कि एक्सपेरिमेंट्स कोई, कम हो गए हैं। हाँ नहीं, और बाल कलाकार में अभी जैसे एक लड़का है आर्यन बाबू, हाँ, वो तो ठीक है, एक्टर। वो बेसिकली क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड हो गया, हाँ हाँ, और उसको गाना भी गाना है, स्टेज भी करना है, उसको भी ये करना है, तो इस तरीके के लोग, पता नहीं बाकी फ्यूचर मैं नहीं जानता। चलिए, तो अब हम आपके लिए एक सेगमेंट लाए हैं। अब जितने लोग हैं, मैं पहले तो आपसे परमिशन लूंगा कि हम जी। अपने सेगमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहला सेगमेंट आपके लिए थोड़ा मजेदार होगा कि मैं आपको आपकी फिल्मों के नाम दूंगा, आपको उनमें से रेटिंग करनी होगी कि इस फिल्म को कितना रेट करेंगे आउट ऑफ मेरी ही फिल्म का? आपकी ही फिल्मों का। तो मैं खुद अपनी फिल्मों का रेटिंग क्या, सबको जोड़ लीजिए 5 स्टार। तभी 5 स्टार तो बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, कुछ बताइए। कुछ जो त्रुटि है वो आप बताएंगे, हाँ। जो रिलीज हो चुकी है, ठीक है? हाँ। उसमें से पहली है संयोग। हाँ इसमें से 5 स्टार आप इसे देना चाहेंगे किस किस बेसिस पे? 100% 5 स्टार दूंगा। पूरी पब्लिक ने 5 स्टार दिया है। हाँ, तो उसको 5 स्टार देने का सबसे बड़ा रीज़न है कि फिल्म की स्टोरी, हम्म दिनेश जी का परफॉर्मेंस हम्म और संजय पांडे जी का परफॉर्मेंस। आप थोड़ा बताइए पब्लिक को ये चीज कि 8 महीने में 12 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। कोई नहीं, इसे और promote भी नहीं जाना करेगा। चाहिए था, मतलब ये तो 12 मिलियन ही क्रॉस हुई है, इसको तो कम से कम 50 मिलियन होना चाहिए पर था। तब भी ये अचीवमेंट है। आप समझिए इस बात को हाँ। कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, लोग डर रहे हैं, गाने इस पे व्यूज नहीं आ रहे। उसके छोटे छोटे जो टुकड़े करके, क्लिप्स करके जो उन्होंने डाला है ना, वो भी बहुत अच्छा, मतलब 20 मिलियन 25 मिलियन ऐसा है वो वही संयोग वही का। मैं कह रहा हूँ कि तो संयोग फिल्म मैं एक बार अपने ऑडियंस से, अपने जनता जनार्दन से बोलूँगा कि आप एक बार देखिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत कमाल की फिल्म बनी है। पता नहीं आपको पता होगा नहीं, मुझे आपको नहीं लगता होगा, आपने तो नहीं लगाए अपने गानों पे प्रमोशन, लेकिन गानों पे प्रमोशंस लगते हैं अच्छा। कि आप एक क्रिएटर को दे दिया, आप इस गाने पे एक वीडियो बनाओ, हमें टैग करो और लिख दो कि जाके इस गाने पे चैनल पे देखिए। हाँ। तब जाके 10 मिलियन जाते हैं। क्या तो गाने 3-3 मिनट के, लेकिन अगर आपकी फिल्म 12 मिलियन चल गई है, मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत ही बेहतरीन जाएगी। ठीक है, नहीं, अच्छी फिल्म है। और वाकई एक बार जाके देखिए इस फिल्म को। और संजय पांडे जी जिस तरह डोमिनेट करते हैं और निरहुआ जी उन्हें मौका देते हैं मेन लीड बनने का, ये चीज कलाकारी नहीं, माननी पड़ेगी। दिनेश जी में बात है। हाँ, दिनेश जी ऐसे एक्टर हैं ना कि वो अपने को एक्टर को बहुत सपोर्ट करते हैं, और बहुत मतलब प्यार से, और मजा भी आता है उनके साथ काम करने में। जी। ठीक है। तो दूसरा है प्यार का बंधन। जी। इसे आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे और क्यों? खेसारी लाल यादव जी के साथ यामिनी सिंह, फ्रेश पेयर था। हाँ, इसको 3 स्टार दूंगा। 3 स्टार देंगे? सिर्फ 3 स्टार, जितने लोग क्योंकि ये मेरे मन से नहीं हुई थी फिल्म। और आपको बताऊं कि मेरे मन से फिल्म नहीं होने का रीज़न ये था ना कि जब हम लोग एक शूट कर रहे थे, उस समय -5 डिग्री टेम्परेचर था। अच्छा। तो शूट करते थे, एक शॉट होता था और भाग के घर में घुसते थे। लंदन में शूट कर रहे थे, बहुत मुश्किल में ये फिल्म शूट किया। दूसरी चीज़, खेसारी जी ने तो पूरा एफर्ट लगाया, और मेरा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था यामिनी जी के साथ, जो बहुत बैड एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर। बाकी पर्सनल तो मेरा कोई ये है नहीं, और बहुत बैड एक्सपीरियंस था। तो कहीं ना कहीं निराश भी थे इस बात से कि बाद में उन्होंने गाने करने शुरू कर दिए और गाने ज़्यादा व्यूज ना लाए। ना 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 ना, गाने से कोई लेना देना नहीं है, वो तो फिल्म कर रहे थे, तो फिल्म से मुझे मज़ा नहीं आया वो फिल्म तो आप करके। ईर्ष्या नहीं रखते हैं मन में, लेकिन नहीं, ईर्ष्या क्यों रखूंगा भाई? लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये थोड़ा। लेकिन वहाँ पे जैसे मैं मेरे सबसे अच्छी बात है ना कि मेरी फिल्म की शूटिंग पे सेट पे ना जो लोग मेरे साथ काम किए हैं ना, उनसे पूछिएगा, बड़ा हेल्दी माहौल रहता है, बड़ा अच्छा माहौल रहता है, ना कोई डायरेक्टर रहता है, ना कोई प्रोड्यूसर, ना कोई एक्टर, मतलब बड़े सब मिलजुल के। लेकिन उसमें वैसा नहीं था। अच्छा, उसमें थोड़ा सा हाँ, मतलब उस फिल्म में पार्टिकुलरली मुझे तकलीफ सिर्फ एक ही पर्सन से हुआ था, वो यामिनी सिंह से, जो मैं सेटिस्फाइड नहीं था उनके काम को लेके या उनकी बिहेवियर को लेके, चीज़ों को लेके। ठीक है। अच्छा नहीं। ये जो मैंने फिल्मों के नाम लिए, संयोग, प्यार का बंधन, ये अलग अलग फिल्में हैं। संयोग एक फैमिली ड्रामा फिल्म है और प्यार का बंधन के एक्शन पैक है। अब एक और आते हैं फैमिली ड्रामा, बड़ी माँ छोटी माँ। जी। इसको तो मैं 5 रेटिंग दूंगा। हाँ, 100%। ऑल ऑडियंस ने इसको 5 रेटिंग दिया, जो कि तुरंत ही क्रॉस कर गई 20 जी जी मिलियन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 रेटिंग किस किस की परफॉर्मेंस पे? ये बट नेचुरल है। दोनों हीरोइन, संजना जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत सधी हुई एक्ट्रेस हैं, और शुभी जी तो खैर मतलब इतनी पुरानी लीड है, एक्ट्रेस हाँ, हैं। बिल्कुल, हाँ, तो डेफिनेटली, और कॉन्सेप्ट वाइज, राइटिंग वाइज, हर तरीके से ये फिल्म माया थी यादव इस भी फिल्म। थी इसके अंदर शायद, नहीं साइड कैरेक्टर में। नहीं नहीं नहीं, माया माँ यादव करोड़ जी नहीं किसने थी, किया था फिर? श्रद्धा नवल जी। श्रद्धा नवल जी। हाँ। संदीप जुमरू करके भी कोई एक्टर थे इसके अंदर। मतलब साइड कैरेक्टर्स भी बड़े अच्छे प्यारे दिखाए आपने इस फिल्म के अंदर। ये चीज़ें हैं।
मुझे कुछ कहना है, जी। इसको आप कितना रिव्यू देना चाहेंगे और कैसा एक्सपीरियंस था एक्टर्स लोग के साथ इस फिल्म के अंदर? डेफिनेटली 5 स्टार। 5 स्टार, वो तो मुझे बहुत पता है। अच्छा इसका मेरी बॉन्डिंग काजल राघवानी से बहुत अच्छी रही है। हम्म, पूरे कैरियर वाइज देखे तो सबसे ज़्यादा फिल्में अगर मैंने की है तो काजल जी के साथ काजल किया जी है, के काजल साथ राघवानी जी के साथ। और चिंटू जी नो डाउट बहुत अच्छे एक्टर, मजे हुए एक्टर। और श्वेता महाराज जी को कैसे ले आए थे आप इस फिल्म के अंदर? वो मेरे प्रोड्यूसर हैं निशांत उज्ज्वल जी, वो लेके आए थे। और अनारा वो गुप्ता। श्वेता महारा की वो पहली फिल्म थी एक्चुअली। अच्छा, हाँ। हाँ और अनारा गुप्ता से कैसा बॉन्ड है आपका, क्योंकि हमने देखा अच्छा है कि है। आपकी फिल्मों में वो भी दिख जाती हैं। हाँ नहीं, वो उसी में दिखी थी। अनारा जी से पर्सनली मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, रिलेशन रहा है, तो बहुत अच्छे एक दूसरे फ्रेंड अच्छे हैं, जानते हैं एक दूसरे को जी। अब आपकी अगली जो फिल्म है उसका नाम, क्योंकि लोगों ने देखी नहीं है लेकिन ट्रेलर पे लोगों ने प्यार दिखाया, मतलब बहुत कम समय में बहुत अच्छे व्यूज चले गए हैं। उमा, रितेश पांडे और माही श्रीवास्तव जी के स्टारिंग मूवी है, इसको कितना रिव्यू देना चाहेंगे आप? 100% 5 स्टार। 5 ये मेरे स्टार। दिल के बहुत करीब है फिल्में, और बहुत अच्छा लगा था और बहुत अच्छे से बनाई थी फिल्में। और इसका 5 स्टार का जो मतलब मेरा जो मैं जो कंसिडर करता हूँ उसमें दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस का, और शंभू राणा एक एक्टर हैं जो फादर पिताजी के का रोल रोल किए कर रहे थे। हैं। इन लोगों का परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और राइटिंग लेवल पे भी बहुत अच्छी फिल्म है ये, तो डेफिनेटली ये 5 स्टार। 5 स्टार है हर उस आदमी के लिए जिसने इस फिल्म में मेहनत की है। जी जी। ठीक है। अब माटी के मूरत जैसन, पहले तो बात इस लिखावट के लिए धन्यवाद है कि लोग आशुतोष तिवारी जी को जानते हैं, हरी हरी ओढ़नी कहाँ बिछैलू, लेकिन आशुतोष तिवारी जी का एक जोनर है जो कि लिखता है माटी के मूरत जैसन। अरे मैं इस गाने के पीछे एक कहानी है। बताइए। ये साजन मिश्रा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जी। तो आशुतोष को मैंने हर सिचुएशन मैंने भेज दिया था। ठीक। ठीक है। और आशुतोष भी थोड़ा सा अपने व्यस्तता रही होगी अपने एल्बम में, तो लिख के जल्दी दे नहीं रहा था। तो मैं शूटिंग कर रहा था, और शूटिंग कर रहा था तो ईंट भट्टे में शूटिंग कर रहा था। हाँ। और गाने शूट करने थे, गाना आ नहीं रहा था। तो साजन ने 2 गाना मुझे भेजा, 2 गाना भेजा, एक मटिए में सोना बा, और एक और गाना। तो मैं सेकंड वाला गाना जल्दी जल्दी देख लिया, मैंने ओके करके भेज दिया, वो गाना बना के भेज दिया। अब उसके बाद से मैं बोला कि यार वो गाना रोमांटिक वाला गाना क्यों नहीं बना रहा है? तो बोला कि लिखवा रहा हूँ भैया, देख रहा हूँ कोई और गाना आता है, आपको तो वो अच्छा नहीं लगा ना, वो मटिए में सोना बा। मैं बोला क्या बात कर रहे हो, कौन सा गाना? तुम भेजा था, मैं आप देखे नहीं, आप तो उसके बारे में कुछ बोले नहीं। फिर मैं देखा, मैं बोला कि इमीडिएट शाम तक इसका म्यूजिक करके भेजो, मुझे शूट करना है। बहुत अच्छा लगा। तो आशुतोष ने इतना अच्छा लिखा था उस गाने को, बिल्कुल। तो फिर वो जल्दी जल्दी म्यूजिक बना, और फिर म्यूजिक बना के भेजा, तो फिर उसको हमने दूसरे दिन शूट किया। तो मतलब वो गाना भूल गया था मैं, मतलब मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। नहीं, मैंने जब उसका लिरिक्स राइटर, मुझे लगा कि लिरिक्स राइटिंग में शायद श्याम देहाती जी या प्यारेलाल कवि जी होंगे, लेकिन जब मैं देखा तो मैं शॉक रह गया कि आशुतोष तिवारी जी यहाँ पर अरे हैं। आशुतोष समझिए कि विनय बिहारी जी के बाद हाँ। अगर मैं किसी लिरिक राइटर को दिल से मानता हूँ तो वो आशुतोष तिवारी है। और आशुतोष तिवारी में वो क्षमता है कि वो फिल्म के किसी भी सिचुएशन पे कैसा भी गाना लिख सकता है। तो 2 राइटर आज के डेट में, एक तो पहला आशुतोष तिवारी, उसको मैं आनंद बख्शी बोलता हूँ, पता है? बख्शी साहब, बख्शी साहब, वो उसका रीज़न है, वो तो बहुत बड़े नाम थे आनंद बख्शी साहब। बिल्कुल। लेकिन मैं इसलिए आशुतोष को बोलता हूँ कि आशुतोष के भी शब्दों में उतनी ही मतलब सादगी रहती है, एकदम सीधा सीधा, एकदम नॉर्मल वर्ड, जो इजी वर्ड में वो लिखता है, और कमाल का लिखता है। तो और दूसरा धर्म हिंदुस्तानी, वो भी अच्छा कर रहे हैं, धर्म हिंदुस्तानी भी अच्छा लिख रहा है। वो भी आपके सॉन्ग्स लिखते रहते हैं। हाँ हाँ बहुत। ठीक है। तो आसरा को इस गाने की वजह से तो 1 स्टार मिल गया, बाकी 4 स्टार किस लिए देंगे, क्यों देखनी अरे चाहिए? मेरा बस चले तो आसरा को मैं 8 स्टार दूँ। हाँ, बताइए थोड़ा सा। क्योंकि वो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है, और मेरे दिल के एक्चुअली वो भी बहुत करीबी है वो फिल्म भी, आसरा। उसमें एक तो रितेश पांडे जी की सादगी, रितेश पांडे जी के साथ मैंने काम किया, तो वो जितने बेहतर सिंगर हैं उतने ही अच्छे एक्टर हैं जी। बशर्ते कि उनको बड़े प्यार से चीज़ें समझानी चाहिए, और बहुत अच्छा करते हैं वो, टाइमिंग उनकी बड़ी अच्छी है। और दूसरा आपकी फेवरेट? हाँ फेवरेट ही बोल दीजिए, सपना चौहान जी। सपना चौहान जी। वो तो खैर अल्टीमेट है, वो उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और सबसे हाईलाइट ये है कि हिमाचल की लड़की, जो ठंडे प्रदेश की, और जब ये फिल्म मैं शूट कर रहा था वो जून का महीना था, और 45 डिग्री टेम्परेचर, और वो भी ईंट भट्टे में, तो वो 55 डिग्री हो जाता था। और उस खूबसूरत और गोरी सी बच्ची को, लड़की को, हम ईंट भट्टे में ईंट पाथने वाली मजदूर दिखाना था। बिल्कुल। और उसने पूरी फिल्म में कहीं मेकअप नहीं किया है, और धूल में ये सब गरम गरम धूल, एकदम पैर जलता था ये सब चीज़ों में। तो वो डेडिकेशन वो देखा मैं सपना चौहान का, तो मुझे लगा यार
ये लड़की तो बहुत आगे जाएगी, बहुत अच्छा करेगी। और इसके अलावा 2 ऐसे कलाकार इसके अंदर हैं जो हाँ, कि मनोज टाइगर जी, अवधेश मिश्रा अवधेश मिश्रा जी, संदीप यादव जी, संदीप साहिल यादव, सिद्दीकी साहिल जी। सिद्दीकी। ये तो ओवरऑल जो है ना, मेरा बस चले तो मैं 5 क्या 5++ इसको स्टार दूं। नहीं, फुल पैक है ये, एंटरटेनमेंट का पूरा पैक है, क्योंकि साहिल सिद्दीकी जैसा आपने बताया जी जी जी। उभरते हुए कलाकार हैं और एज एन कमाल करेंगे आगे जाकर। वो अच्छा, बहुत अच्छा एक्टर है, मेरे लगभग हर फिल्मों में वो रहते हैं। हर फिल्मों में, हाँ, साहिल सिद्दीकी आपके हर मैं फिल्मों कोशिश में। करता हूँ हर फिल्म में। रोहित सिंह मटरू के बाद आपके जी जी सेकंड जी फेवरेट जी, साहिल सिद्दीकी है, मटरू भी कई फिल्मों में है। लगातार फिल्मों में। जी। ठीक है, तो अब हम आपको सिलेक्शन देंगे। यहाँ पे आप ज़्यादा फंसेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बड़े अजीब तरीके से तैयार किया है सेगमेंट। कौन सा तरीके से किया है? देखिए, आप बताइएगा कैसे है। पहला ऑप्शन है संजना पांडे या ऋचा दीक्षित। कौन आपके हिसाब से बेस्ट है, किसे एक को पिक करना चाहेंगे आप? अरे यार, ऋचा दीक्षित। ऋचा दीक्षित मूवी संजना पांडे जी के साथ की है। नहीं ठीक है, ऋचा के साथ भी मैंने किया है, मेहंदी लगा के रखना 2 मेहंदी ऋचा लगा के के साथ रखना 2, किया हाँ है। जी। हाँ, ऋचा दीक्षित जी क्यों? डेफिनेटली वो थोड़ी सीनियर भी हैं और बहुत सुलझी एक्ट्रेस है उनका। हालांकि संजना जी भी अच्छी हैं, नो डाउट, लेकिन ऋचा मेरे को ज़्यादा, मैं ऋचा दीक्षित को ये करूँगा। ठीक है, निधि झा या ऋतु सिंह? ऋतु सिंह। ऋतु सिंह आपकी फेवरेट? हाँ, वो फिल्म में थी ना, मेहंदी लगा मेहंदी लगा के रखना निधि में जी के साथ मैंने नहीं किया है काम। ऋतु सिंह, डेफिनेटली ऋतु सिंह। और मेहंदी लगा के रखना में मतलब ऋतु सिंह का बहुत कम स्क्रीन टाइम था। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा था, जितना था वो बहुत, जैसा हम लोग सोच रहे थे ना, एकदम चुलबुली लड़की, और जिस तरीके से वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। वाकई आपको परख है इस चीज़ की, कितना दिखाना है। ठीक है, चांदनी सिंह या पूनम दुबे? दोनों के साथ काम नहीं किया है? नहीं, पूनम के साथ किया है मैंने। पूनम दुबे के साथ किया आपने? हाँ, चांदनी जी के साथ भी किया है, चांदनी जी के साथ एल्बम किया है। अच्छा, पूनम दुबे के साथ तो एज ए बिहेवियर और बाकी चीज़ें देखें तो चांदनी। चांदनी। हाँ, चांदनी ठीक अच्छी है। और इस समय तो कमाल का एक्ट्रेस सिर्फ एल्बम छोड़ के फिल्मों पे ध्यान दे रही है। हाँ, अच्छा कर रही है, चांदनी अच्छी है। ठीक है, संचिता बनर्जी या मनी भट्टाचार्य? संचिता। संचिता बनर्जी। एब्सोल्युटली संचिता यार, संचिता बनर्जी वो कमाल की एक्ट्रेस है, मतलब डिजर्विंग एक्ट्रेस है। हाँ, जितनी ही अच्छी एक्ट्रेस है उतनी ही अच्छी, मतलब बिहेवियर इंसान है। सहर अफसा या सोनाली सिंह? सहर अफसा। तो सहर अफसा क्यों? क्योंकि ये आपकी फिल्म में थी या फिर नहीं, सहर अफसा बिहेवियर की बहुत अच्छी थी और एक्ट्रेस तो अच्छी थी ही। उनके साथ 3-4 फिल्में मैंने की है। मेहंदी लगा के रखना? नहीं, मेहंदी लगा के रखना 3। 3 उसमें तो एज ए प्रोजेक्ट डिजाइनर था, हालांकि मेरा ही ये था, टाइटल था, और बाकी चीज़ें तो हमारे मित्र थे, रजनीश जी भी थे और निशांत उज्ज्वल जी भी। तो उसमें उनकी लॉन्चिंग भी उसी में हुई थी, सहर अफसा लॉन्च की। हुई थी। हाँ। फिर घातक एक फिल्म किया था पवन जी के साथ, उसमें भी एज ए प्रोजेक्ट डिजाइनर था, और लंदन में चिंटू जी के खिलाड़ी साथ भी किया था। आपके साथ खिलाड़ी मूवी में है सहर हाँ, अफसा। हाँ, हाँ, सहर सहर अफसा। अफसा। ठीक है, अक्षरा सिंह या अमरपाली दुबे? अरे यार, यहाँ बहुत फंसा दिए। देखो, अम्रपाली दुबे जी का कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते। फैक्ट ये है, किसी से भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बुरा लगेगा, अक्षरा भी मेरे करीबी है ना, अक्षरा से ना काजल रखवानी, किसी से नहीं कर सकते। वो अलग ही दुनिया से आई है जिसका नाम है आम्रपाली। और मैं बताऊं कि अगर उसको लीजेंड बोला जाए तो भी बहुत, ये बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आम्रपाली दुबे माई वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस। कमाल, मतलब वो तो मतलब कमाल ही है। और तो नो डाउट आम्रपाली दुबे ही मेरी। अमरपाली जी का जो बेस्ट आपने जो इस्तेमाल किया है वो है, जैसे संयोग मूवी में कितना कम स्क्रीन प्ले था, लेकिन बेहतरीन इस्तेमाल। बहुत 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 आम्रपाली जी के साथ बहुत काम किया तो मैंने। मना नहीं करती है? पटना से पाकिस्तान, वो नहीं, अरे पटना से पाकिस्तान में भी पार्ट 1 में एक तरीके से उनका इंटरवल के बाद आती हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मना नहीं करती है कि नहीं मैं इतनी बड़ी हीरोइन हूँ। वो आम्रपाली दुबे की सबसे खासियत, हाँ, कि अगर फिल्म में 4 सीन भी है और 4 सीन उसको उनको लग जाएगा कि ये मेरे लायक है और ये बहुत चैलेंजिंग है, तो वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी फिल्म में मैं दिखूंगी मेरे पास कितने गाने हैं, कितने नहीं, वो एक्चुअल एक्ट्रेस है। वो मतलब सरस्वती पुत्री भी अगर उनको बोला जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो कमाल की डिजर्विंग है, बहुत समझदार हैं। हम स्टोरी डिस्कस करते हैं उनसे, अगर कहीं फंसते हैं तो पूछते हैं। अभी क्या ना CID बहू, तो अम्रपाली जी से पूछते हैं हम, अरे अम्रपाली जी, अच्छा ये इस तरीके का सीन था, ये बहुत सटीक जवाब देती हैं। या कोई भी स्टोरी जब उनके साथ कर रहे होते हैं या नहीं भी कर रहे होते तो एक राय लेना होता है। जब हम बात करते हैं तो बहुत कमाल की वो नहीं, क्योंकि मैंने फिल्म देखी थी निरहुआ हिंदुस्तान, जिसके अंदर संचिता बनर्जी सेकंड लीड थी और अमरपाली जी फर्स्ट लीड थी। लेकिन अमरपाली जी ने जिस तरह लास्ट मोमेंट में संचिता बनर्जी को पूरा फ्रेम दिया, मुझे वहीं लगा कि ये एक्टर वो बहुत प्रोफेशनल हैं और काफ़ी
टैलेंटेड है इसमें, हालांकि हम लोग कौन होते हैं वो बोलने वाले, लेकिन हाँ ये एक ही बात बोल दिया, वो सरस्वती पुत्री तो है। ये जग जाहिर हो गया आज के बाद अमरपाली जी का हम किसी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, नहीं कर क्योंकि हम सकते। डरते हैं। हम पहले सोचते हैं किसकी कितनी फिल्में ना हैं, ना तब ना कैसे ना, कर वो सकते हैं। उनका कंपेरिजन किसी से कर ही नहीं सकते। अक्षर सिंह का अच्छा योगदान है, हाँ, बढ़िया नहीं, योगदान ठीक है, है। बढ़िया एक्ट्रेस है, लेकिन अक्षरा जी अपनी जगह अच्छी है, अपनी नहीं जगह बोल अच्छी रहा। है। ठीक है, काजल राघवानी जी या मोनालिसा? अब इन दोनों में तो सिंपल सी बात है, काजल राघवानी। मोनालिसा जी का भी अच्छा योगदान रहा है, लेकिन काजल राघवानी जी आपकी तो फेवरेट नहीं है। किस हिसाब से आप पूछ रहे हैं, वही मैं नहीं समझ रहा हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि आपके फेवरेट, आपके फेवरेट मतलब इन दोनों में कंपैरिजन करिए कि आपके लिए कौन कौन अच्छा अच्छा है, है, जी या हाँ। तो काजल राघवानी। काजल राघवानी, क्योंकि आपकी फेवरेट, आपने बता ही दिया इतनी सारी हाँ, बातें। बहुत सारी फिल्में किया, उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लगातार, मतलब समझिए कि बहुत सारी फिल्में की। बहुत सारी फिल्में, ठीक है। रानी चटर्जी या नगमा? रानी चटर्जी का योगदान भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। एक तरीके से हीरोइन में अगर लीजेंडरी अगर किसी को बोल सकते हैं तो रानी चटर्जी को। जी हाँ। और वो रियली में वो डिजर्व करती हैं रानी जी की। मतलब देखिए पहले क्या होता था ना, जब सिनेमा होता था तो हीरो ओरिएंटेड फिल्में बनती थी। बिल्कुल। अगर हीरोइन ओरिएंटेड है, हीरोइन को अगर ये किया गया, और हीरोइन की एक पहचान अगर प्रॉपरली है, तो रानी जी ने दिलाया। रानी जी ने फिर उसके बाद से तो बैक टू बैक बहुत सारी। किसी प्रोड्यूसर ने अगर रिस्क लेके किसी के ऊपर फिल्म बनाई है तो रानी जी के ऊपर ही बनाया करते थे। हाँ, प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई, रिस्क लेके नहीं। वो जानती थी, प्रोड्यूसर जानते थे कि रानी जी को लेकर फिल्म बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने पहले वैसा अपने आप को स्थापित किया। रानी जी ने। जी हाँ। तो वो लेजेंडरी है, वो रानी जी से भी किसी कंपैरिजन उस दौर में नहीं कर सकते। जैसे रानी जी, रिंकू घोष, अपना और भी जो उस समय की जो अंजना सिंह, पाकी हेगड़े। हाँ, पाखी जी, ये लोग के बाद की जनरेशन में फिर वो आम्रपाली जी, जो अभी तक चल रही है। आम्रपाली जी किससे किसी से कंपेरिजन नहीं कर सकता। वैसे ही अब आम्रपाली जी के बाद का जनरेशन जो अभी आई, वो मैंने बता दिया, सपना चौहान और माही श्रीवास्तव। ठीक है, तो अब इसके बाद ही अगला नाम है अंजना सिंह जी या पाकी हेगड़े। यहाँ भी आपको अपनी फेवरेट ही चुननी है। नहीं, फेवरेट नहीं, ऐसा नहीं। दोनों एक ही साथ काम भी कर चुकी हैं। दोनों अपने अपने जगह बहुत अच्छा काम किए हैं, तब भी कोई एक। हालांकि पाखी जी अंजना जी से पहले किए हैं। हाँ, पहले की हैं, बिल्कुल है ना, तो डेफिनेटली पाखी जी। ठीक है। और पाखी जी का योगदान भी काफी बड़ा ही लंबा रहा है। और पाखी जी से मेरा बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा रहा। मैंने काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन ऐसे भी पर्सनली भी बहुत अच्छी इंसान है। पाखी जी है नहीं भोजपुरी की, वो बाहर से आती हैं, लेकिन प्रॉपर सीखी है नहीं, पाखी जी डेफिनेटली। ठीक है। मधु शर्मा या सुबी शर्मा? मधु शर्मा। मुझे आंसर पता था, क्योंकि ये प्रोड्यूसर भी बनी है इसलिए। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोड्यूसर बनी है या नहीं बनी, उससे बताइए। मधु शर्मा मधु जी के साथ किया था मैंने ये दुल्हन वो जो पिया मन भाई, दुल्हन हो जो पिया। और मधु जी, एक चीज़ बताऊं कि वो है मेरा पर्सनली बहुत अच्छा है। दोस्त मेरी शुभी जी भी हैं, लेकिन मधु जी से मेरा ज़्यादा, और मुझे अच्छी लगती हैं एज एन एक्टर भी। मधु जी बहुत कमाल की है। सिमरन सिन्हा या रिंकू घोष? रिंकू जी के साथ भी मैंने किया है। प्यार बिना चैन कहाँ रे में दोनों थे। रिंकू जी गाना की थी और स्मृति सिन्हा हीरोइन थी। तभी उठाया गया ये सवाल। हाँ, तो बताइए। मेरी फेवरेट तो रिंकू घोष। जी। और बतौर एक्टर भी कैसी लगती है आपको? कमाल, लीजेंड है वो। अब मेरे ख्याल से जितने भी आपने नाम चुने हैं, जैसे मधु शर्मा, रिंकू घोष, इन सबको अलग कैरेक्टर हम दे सकते हैं जो लेजेंड वाले होते हैं ट्विस्ट करने के लिए। अच्छी बात ये आपने एक अच्छी बात बताई कि मेल डोमिनेटिंग जब सिनेमा बनता था तो रानी जी ने अपनी इमेज बनाई। अब फीमेल डोमिनेटिंग सिनेमा बन रहा है, लेकिन अब हम ट्विस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आप करेंगे। उम्मीद है कि आपसे जल्दी हम करेंगे। ओके। माही श्रीवास्तव या काजल त्रिपाठी? दोनों एक ही मूवी में है, लुटेरी। पता नहीं, मैं देखा नहीं, लेकिन माही श्रीवास्तव 100%। जब ये रील पहुंचेगी माही जी तक तो समझेंगे, क्योंकि दोनों रत्नाकर कुमार जी की फिल्म है। रत्नाकर कुमार जी ने दोनों को साइन कर रखा है। पता है आपको ये बात? पता नहीं। हाँ। काजल त्रिपाठी जी साइन है। मालूम है, काजल त्रिपाठी पता है। ठीक है। वो मेरे फिल्म में गाना भी की थी, सनम फिल्म आने वाली है। हाँ, उसमें काजल त्रिपाठी ने भी ये गाना किया था। ओके, ये बात है। अच्छी लड़की है, मतलब वो भी अच्छी कलाकार, बहुत अच्छी है। हाँ, ठीक है। तनुश्री चटर्जी या फिर स्वीटी छाबड़ा? ये दोनों क्या कंपैरिजन है? आपके दौर की हैं दोनों के दोनों। तनुश्री जी लेकिन एक्ट्रेस थी। तनुश्री हाँ, वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। स्वीटी छाबड़ा जी साइड रोल करती थी, लेकिन तब भी इनका नाम एक्ट्रेस वो भी रही हैं, लेकिन ठीक है। तनुश्री जी, ठीक है। लास्ट इन द फीमेल लीग वो है सपना चौहान जी या क्वीन सालनी? क्या बोलूँ मैं, नो डाउट इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, सपना चौहान। ठीक। हाँ, थोड़ा बताइए। क्वीन सालनी जी के साथ भी मैंने किया है, रितेश जी का गाना किया है, एक सोलो गाना किया है।
लेकिन एज एन एक्ट्रेस सपना चौहान डेफिनेटली, वो कहीं इसमें भी वही है, कंपेरिजन नहीं है। सपना चौहान के सामने मतलब साथ में कंपेरिजन नहीं कर सकती किसी का। नहीं, अब जैसे कि अब ट्रेंड बना पड़ा है कि हमें भी एल्बम करना है, लेकिन सपना चौहान जी का एक बहुत बड़ा लीग निकल के आता है पीछे से। उन्होंने आपके अलावा भी फिल्में की हैं शायद, जैसे आपके हाँ बाद हाँ भी की है फिल्में ना, की वो हैं काफ़ी back to सारी back। फिल्में की हैं। अभी इधर शुरू में मैंने किया था जियो मेरी जान, और आसरा किया था, लेकिन उसके बाद तो लगभग हाँ पटना से पाकिस्तान 2 किया। लेकिन जो भी मैंने किया एक ठीक ठाक मैंने काम किया और कराया उनसे। उसके बाद तो बहुत सारी अपना यश जी के साथ कई 5 6 7 फिल्में कर ली। फिर मंजुल ठाकुर जी की एक फिल्म की काजल जी के साथ। फिर अभी भी कोई एक फिल्म करने गई थी, ठीक तो है। करते रहती है। तो सपना चौहान जी जी, उनका जी, जी। कंपैरिजन नहीं, आपने बताया कि टेम्परेचर इतना रहने के बाद भी शूटिंग करती रही हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वो ये सब चीज़ें अलग अलग डेडिकेटेड लड़की है। हाँ ठीक है। अब आते हैं मेल्स पे। ठीक है, पहला है पवन सिंह या खेसारी लाल यादव। यार, ये दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में अब कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? दोनों दो ध्रुव हैं, हाँ, ठीक है। और कभी भी कोई भी एक ये चीज़ है, और दो ध्रुव के बगैर थोड़े खड़ा रहेगा। ये दोनों 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 जरूरी है। हाँ हाँ, दोनों जरूरी हैं। दोनों और industry दोनों लोगों में का अलग अपना एक ऑरा है, दोनों लोगों की अपनी एक अलग पहचान है, लिजेंडरी है, तो क्या बात कर। ठीक है। रवि किशन जी या मनोज तिवारी। सेम चीज है। यार सेम वही बात है, ये कंपैरिजन ही अजीब है। वैसे रवि जी को मैं बहुत मानता हूँ। रवि जी को मानते हैं। हाँ हाँ, मनोज जी अब अलग दुनिया में चले गए, वो खासकर रवि जी फिर भी अभी भी एक्टिंग कर ही रहे हैं। मनोज जी तो अलग दुनिया में, लेकिन रवि जी को मैं बहुत मानता हूँ। तो रवि जी ने मना कर दिया पटना से पाकिस्तान 2, उससे क्या आघात लगा था। नहीं, वो अलग मैटर है। अभी जल्द उनके साथ हिंदी फिल्म भी करने वाला हूँ रवि जी के साथ। हाँ, वो लंदन में शूट होना है, अभी उसी पे बात चल रही है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके जी, इस जी। प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, दिनेश लाल यादव या फिर प्रदीप आर चिंटू पांडे। दिनेश लाल यादव कमाल। वो दिनेश लाल यादव की तो आप तुलना किससे कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए करा क्योंकि आपकी लीड फिल्मों के एक्टर रहे, इसलिए करना हाँ पड़ा नहीं, हमें। दिनेश लाल यादव वो भी बात है, वो भी लीजेंड है एक हम तरीके एक से। कंपैरिजन कर ही नहीं और सकते प्रदीप आर दिनेश पांडे से। जी मतलब कमाल के जेंटलमैन है। जेंटलमैन उनके बारे में बोल सकते हैं, दिनेश जी के बारे में। चिंटू भी मेरे बहुत करीबी रहे हैं। हाँ, हम चिंटू कंपैरिजन तो करना चाहते नहीं थे, लेकिन हाँ। करना पड़ा क्योंकि आप काम कर नहीं चुके नहीं हैं। नहीं, हाँ। वो तो चिंटू पांडे जी तो ठीक है, वो तो मेरे बहुत करीबी हैं, लेकिन दिनेश जी जेंटलमैन है। इसका आंसर प्रदीप बहुत आर चिंटू decent। पांडे जी भी कह देंगे कि आप दिनेश जी को ही दीजिए। ठीक है। अगर चिंटू पांडे जी भी सामने होते तो भी मैं दिनेश जी ही बोलता, क्योंकि चिंटू जी भी उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। अगले में आप थोड़े ज्यादा फंसेंगे। यश कुमार या फिर रितेश पांडे। यश कुमार। यश कुमार। हाँ, उनके साथ बहुत काम नहीं किया है मैंने। एक ही मेहंदी लगा के रखना 2 में किया है, लेकिन यश जी को मैं अलग स्थान देता हूँ। यश जी अच्छे हैं। मतलब ये आपकी, मुझे इस पॉडकास्ट में मजा आया 2 घंटे के अंदर बात करके कि आपने काम के आधार पे अपनापन ऊपर नहीं रखा, जो कि आज भोजपुरी में रखा हाँ, जाता जबकि रितेश मेरे बहुत करीबी हैं। वही मैं रितेश कह जी रहा के साथ हूँ। गाना किया, लेकिन यश जी डिजर्व करते हैं कि उन दोनों में कंपैरिजन करते हो, यश मिश्रा डिजर्व है। हर कोई भोजपुरी में रखता है कि अरे चलो तुम मेरे इसके दो दोस्त हो, कैसा भी काम करोगे आ जाओ साथ में, नहीं, लेकिन नहीं, आप नहीं, काम को डेफिनेटली। परखते हैं। ठीक है, विक्रांत सिंह राजपूत या फिर अरविंद अकेला कल्लू। ऊपर नीचे हो गया। अरविंद अकेला कल्लू। हाँ, कल्लू बहुत फनी और बहुत ये है, मजा आता है कल्लू के साथ। मूवीज तो देखी होगी मैंने फिल्में की नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मल जब मिलता ना, गाने की है ना फिल्म की है कल्लू के साथ। लेकिन कल्लू बहुत लाइव रहता है, मतलब मजा आता है कल्लू के साथ। बहुत एनर्जेटिक लड़का है, तो इसलिए। हाँ हाँ, कल्लू और एक्टिंग भी अच्छा करता है, सिंगिंग भी अच्छा है। सुशील सिंह या फिर अवधेश मिश्रा। नहीं यार, ये तो दोनों हमें पता था बताने वाला, तभी पूछा गया है क्योंकि अवधेश मिश्रा को तो अब थोड़ा पॉपुलर हो गए, लेकिन सुशील सिंह जी ने दौर चलाया। हाँ डेफिनेटली, दोनों लोग हमारे लिए, जिस तरह पवन जी खेसारी जी के बारे में मैंने बोला, वैसे ही सुशील जी और अवधेश जी, अगर और दोनों मेरे परम मित्र हैं। अच्छा, दोनों और दोनों प्रिय मित्र, परम मित्र भी हैं। दोनों बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी करते हैं। एक हमको बाबू साहब बोलते हैं, तो एक हमको बाबा बोलते हैं। जैसे अवधेश जी हैं तो महाप्रभु बोलते हैं। प्रकाश डालिए और थोड़ा बताइए सुशील सिंह जैसे एक्टर जो हैं, जिनको उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह का काम किया, जैसे सुनील छला बिहारी एक फेमस हुए थे, तो सुशील जी जो हैं उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। कैसे दोस्त हैं आपके और कैसी एक्टिंग करते हैं वो सुशील सिंह। हाँ। अरे कमाल है, मतलब सुशील जी तो मतलब अल्टीमेट है। हाँ, जो हम सोचते हैं उससे कहीं ऊपर करते हैं। अभी मेरा पटना से पाकिस्तान 2 में भी है ना, हाँ,
पार्ट 1 में भी थे, पार्ट 2 में भी मैंने रखा, जबकि पार्ट 1 में मर गए थे, गोली लग गई थी। लेकिन फिर पार्ट 2 जब बना रहा था तो मैं बोला कि सुशील सिंह के बगैर ये फिल्म अधूरा है। बिल्कुल। सोचिए एक एक्टर के लिए कितनी ये बड़ी बात है कि पटना से पाकिस्तान 2 बना रहा था, तो ये कि भाई सुशील सिंह को नहीं लाऊंगा तो फिल्म अधूरी होगी। फिर उनको मैंने फ्लैश में जाके जिंदा किया, अच्छा। और कैसे कनेक्ट किया है मैंने, और वो पूरी फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर हो गए हैं पटना से पाकिस्तान 2 के सुशील जी। मतलब मैं ड्यू देना चाहूंगा इन सब एक्टर्स को, सुशील सिंह जैसे एक्टर को जब भी मैं मिलूंगा, दिल से तो रिस्पेक्ट है ही, लेकिन इन्होंने दौर अपना मेंटेन रखा, ज़्यादा 100%। हल्ला नहीं किया। और उसमें ये भी हैं अवधेश मिश्रा जी भी वैसे ही हैं, उन्होंने भी एक विलेन करते करते ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रोल, फिर एक बाप, एक सेंसेबल डायरेक्टर की तरह भी उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई हैं। एक्सपेरिमेंट ट्विस्ट करते हाँ हाँ हाँ। चलिए अब अगला और मुश्किल होगा इसके बाद, संजय महानंद या महेश आचार्य, दोनों संजय कॉमेडियन। संजय महानंद। संजय महानंद रीजन क्या रहेगा इसके पीछे? एक्टर बहुत अच्छा है। संजय महानंद बहुत अच्छा एक्टर है। हालांकि loveviva.com में मैंने उसको बुलाया था, पैसे की वजह से वो थोड़ा अटपटांग बोल भी दिया, वो अलग बात है, लेकिन एक्टर बहुत अच्छा है संजय महानंद। इमोशनल कर देते हैं साथ हाँ में, हाँ, वो सारी एक्टिंग कमाल लगा है उसका। हाँ। चलिए ठीक है, रितेश उपाध्याय या फिर जय यादव? रितेश उपाध्याय। रितेश उपाध्याय, बट नहीं सुना। ठीक है। संजय पांडे या फिर मनोज सिंह टाइगर? सारे फंसा हुआ है यहाँ। ये कमाल का फंसा दिए। बताइए। मनोज सिंह टाइगर जी का एक अपना अलग ऑरा है, और संजय पांडे जी का अलग है। मेरे लिए दोनों उतने ही करीबी हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अगर मुझे ये करना होगा तो क्या बोलूँ मैं, एज एन एक्टर, एज ए डेडिकेशन, मनोज सिंह टाइगर। मनोज सिंह टाइगर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मतलब आपने जो बताया दोनों ही कैरेक्टर्स में, दोनों ही आर्टिस्ट में, जब तक नेगेटिव रोल करते थे तब तक नेगेटिव ही लोग समझते थे, जब कॉमेडी करे तब कॉमेडी ही समझते हैं, और आज के टाइम में नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मनोज हाँ, मतलब फिर भी मनोज टाइगर जी को मैं थोड़ा ज़्यादा ये करूँगा। और मनोज टाइगर से पहले आए थे शायद संजय पांडे जी से, संजय पांडे जी से पहले आए थे हाँ, साथ में? पहले देव सिंह या अयाज खान? देव सिंह। देव सिंह, हाँ, क्योंकि देव सिंह के साथ मैंने किया भी है, और देव सिंह वो अलग उसका लेवल है। तो अयाज खान जी क्यों नहीं जीतते हैं कभी भी? अयाज खान जी अभी सीख रहे हैं। पता नहीं, अयाज खान बहुत सीनियर एक्टर हैं। वो तो अवधेश मिश्रा जी वगैरह से भी सीनियर एक्टर हैं। अच्छा। निर्गुआ रिक्शा वाला में भाई साहब थे अयाज खान। हाँ, लेकिन होता है ना एक बिहेवियर। बाकी देव सिंह, ठीक है। आपके एक अच्छे मित्र हैं जो आपकी फिल्मों में रहते हैं, उनका बारे में बता दीजिए, क्योंकि उनका कंपैरिजन तो कोई मिला नहीं है। ठीक है, वो है रोहित सिंह मटरू। तो ये कैसे दोस्त हैं? ये सिर्फ दोस्त हैं या कुछ? नहीं, मेरे पर्सनल दोस्त नहीं है, एक है, मतलब एक बॉन्डिंग है ही। और रोहित सिंह मटरू की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, रवि किशन के भी दोस्त थे, और आज एकदम न्यू जनरेशन का नया लड़का राहुल शर्मा, अभी एक फिल्म किया सनम, उसमें भी दोस्ती बनाया वो। तो वो उस समय से लेकर अभी तक दोस्त ही है वो। ठीक है, ये उनकी खासियत है। ठीक है, क्योंकि उसका हाव भाव, नेचर, वो सब मटरू का वो सब वैसा ही है। अच्छा, बहुत फनी लड़का है वो, लड़का नहीं बोलूँगा, अब आदमी, उनका बेटा अभी ये कर रहा है, ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन अब सोचिए कि अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ भी दोस्त के रोल में आ रहे हैं। चलिए, अब आपने नाम ले लिया राहुल शर्मा जी को, उन्होंने लिखा है यहाँ पे, मिस हो गया था। तो राहुल शर्मा जी या गौरव झा, दोनों ही उभरते राहुल शर्मा। हाँ, राहुल शर्मा आने वाला फ्यूचर का ये है, क्या बोलते हैं, स्टार है राहुल शर्मा, बिल्कुल, और बहुत डेडिकेटेड लड़का है। क्यूट भी काफी है, हैंडसम। हाँ, वो हर तरीके से उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, वो सिनेमा समझता है राहुल। हाँ, चलिए, तो राहुल शर्मा बहुत अच्छे एक्टर। ठीक है, अब लास्ट है आपके लिए ये सेगमेंट, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, ठीक है, और आप जैसे बहुत से डायरेक्टर्स रहे हैं जी, तो उनमें से कुछ माने जाने लोगों के नाम लूंगा, आपको सेलेक्ट करना होगा। एक पहला है अजय सिन्हा जी या फिर राजकुमार आर पांडे? डेफिनेटली राजकुमार आर पांडे, उनका तो मैं मतलब गुरु की तरह मानता हूँ उनको। ये पूरी मतलब पूरी इंडस्ट्री सीख सकती है उस एक इंसान से। हाँ, वो अपने आप में पूरा इंडस्ट्री है वो। राजकुमार आर पांडे जिनका नाम है, वो पूरे इंडस्ट्री है जी। और वो मतलब उनके दौर में बनती थी मल्टी स्टारर फिल्में। वो बहुत अलग लेवल के क्रिएटिव आदमी हैं, डायरेक्टर हैं। उनका म्यूजिक सेंस, उनका स्टोरी सिलेक्शन, उनका प्रेजेंटेशन, वो राजकुमार आर पांडे इज द लेजेंड। ठीक है, अजय श्रीवास्तव या पराग पाटिल? पराग पाटिल। रीजन? अभी अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, समझदार डायरेक्टर हैं पराग पाटिल, नो डाउट। संघर्ष 2 बनाई। हाँ, नहीं, वो उसे बात करने में भी लगता है वो समझदार डायरेक्टर है।
ठीक है। सरोज कुमार गिरी जानते हैं? सनोज कुमार गिरी ना, नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हैं। देव पांडे और मंजुल ठाकुर जानते हैं? दोनों में से किसी एक को? मंजू ठाकुर। मंजुल ठाकुर। रीजन क्या रहेगा मंजुल ठाकुर का? इन सब में मतलब दो तीन नाम आपने लिया ना, हाँ। उस समय मोस्ट टैलेंटेड मंजू ठाकुर को, बल्कि मतलब मैं बताऊं कि राजकुमार आर पांडे जी के बाद अगर कोई बेहतरीन डायरेक्टर की बात होगी ना तो मंजू ठाकुर की बात होगी। संतोष मिश्रा या रजनीश मिश्रा? अरे फंसा दिए यहाँ यहाँ तो आप पूरी तरीके से फंसा दिए मुझे। बताइए, एक तो चुनना ही पड़ेगा आपको। एज ए डायरेक्टर रजनीश मिश्रा। रजनीश मिश्रा। हाँ, बहुत सेंसेबल आदमी है। संतोष मिश्रा राइटर बहुत अच्छे रहे हैं। पटना से हालांकि पाकिस्तान आपके लिए लिखी है नहीं, उन्होंने डायरेक्ट भी किया। पटना से पाकिस्तान 1 के डायरेक्टर रहे हैं। और रजनीश मिश्रा ने मेहंदी लगा के रखना हाँ, लिखी है। संतोष मिश्रा जी, और मेहंदी लगा के रखना के रजनीश मिश्रा जी। लेकिन ओवरऑल डायरेक्टर की बात करें दोनों में तो रजनीश मिश्रा, वो बहुत सेंस है, कमाल का सेंस है। ठीक है। लास्ट है शेखर शर्मा, मुकद्दर बनाई थी इन्होंने 2017 में, या फिर धीरू यादव, किसे एक को चुनना चाहेंगे आप? धीरू यादव अच्छा काम कर रहे हैं, कंटिन्यू अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि धीरू यादव से अभी कुछ अच्छा निकल के आ रहा है, जो हाँ, आपकी तरह ही लगे पड़े हैं। सेंसेबल है वो भी। सेंसेबल हैं। तो क्योंकि आप इतना अनुभव लेके आए हैं, एक मैसेज दीजिए उन लोगों को जिन लोगों के हाथ में भोजपुरी साहित्य सौंपा गया है इस समय, और वो लोग निकाल के आ रहे हैं ये अटपटी चीज़ें। जैसे आज भी अच्छे अच्छे राइटर्स लिखते हैं, जैसे आज़ाद सिंह जी हो गए, आज भी लिखते हैं, प्यारेलाल कवि जी लिखते हैं, आशुतोष तिवारी आपने नाम बताया, साजन मिश्रा जी, और जो ये आजकल के लोग आए हैं और पब्लिक इनको प्यार कर देती है प्रमोशंस के चक्कर में। मैसेज दीजिए इंडस्ट्री को कि किस तरह से इंडस्ट्री थोड़ा सा इम्प्रूव करे, या ऑडियंस के लिए या बनाने वालों के लिए, सबके लिए। देखिए, सब लोग अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैंने बताया ये आशुतोष बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, कवि भैया हैं तो शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा काम किया। मेहंदी लगा के रखने के गाने देखिए, पटना से पाकिस्तान, निरहुआ हिंदुस्तानी, लगातार बहुत सारे गाने दिए उन्होंने, तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक्चुअली राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की है। हम जैसा बोलेंगे या जैसा हम स्क्रिप्ट देंगे या जिस तरीके का उनको कॉन्सेप्ट देंगे वो करके देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा वो कर रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा बस ये डालिए कि जो ये बेकार चीज़ें वायरल हो जा रही हैं एकदम तुरंत, 10-10 मिलियन 5-5 मिलियन चली जा रही हैं, इसको कैसे कम किया जाए? अगर मैं आपसे पूछूं एक राय, तो जैसे कि हमरा से औकात में रहो। अब ये मैं इस पे बिल्कुल कुछ बोलने के इसमें नहीं हूँ, स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अब वो लोग सीधा बोलते हैं कि भाई गाना तो यही चल रहा है, गाना यही चल रहा है, ऑडियंस यही देख रही है। लेकिन फैक्ट ये है कि जब हम दे रहे हैं तब तो देख रही है ना। हाँ। जब हम देना ही बंद कर देंगे, ठीक है। अभी जैसे महाराष्ट्र में रजनीगंधा बंद है, ठीक है, बिकती है, चोरी छुपे बिकती है, लेकिन कम से कम जो पहले एकदम खुल्लम खुल्ला जो खाने वाले लोग तो वो नहीं है। बिहार में दारू बंद है, ठीक है, दारू बहुत अंदर बहुत ये होती मिलती है, लेकिन फिर भी एक तरीके से तो उसी तरीके से जो सॉन्ग से जो गाना बनाने वाले लोग हैं ना, वो बनाना बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस के पास जो जाएगा वही देखेगा। क्योंकि उनको तो ऐसा तो है नहीं कि ऑडियंस बोलती है कि नहीं हमको ये गाना चाहिए वो गाना चाहिए, वो उनके पास जो जाता है जो अच्छा लगता है। ये बड़ा अच्छा और इसमें क्या है ना कि इसमें अच्छे गाने भी बहुत अच्छे गाने चले हैं। हाँ। अभी देखिए ना, एक गाना खूब वायरल हुआ है, टोना लागे ना हमरा सोना के। हाँ। कितना अच्छा गाना है। आप जो गाने को बात कर रहे थे, मटिये में सोना लागे, वो गाना भी बहुत अच्छा था, लोगों ने देखा। ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे गाने लोग देख रहे हैं, बशर्ते कि आप उसी तरीके के गाने तो दीजिए, लगातार कंटिन्यू करते रहिए जो ये है। तो ये था हमारा एक पॉडकास्ट। आई बिलीव कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, और भोजपुरी का एक नया दौर, जैसा कि आपने बताया इस पॉडकास्ट में, कि या तो ये भोजपुरी का दौर ख़त्म हो जाएगा, या तो शायद ये भोजपुरी का एक नया दौर हो। नहीं, शायद वाली बात नहीं है, है ही, वो 100% है कि एक दौर अलग से आएगा, अलग दौर आने ही वाला है। इतना मतलब हम बहुत पॉजिटिव इस थॉट पे हैं। हाँ। नहीं, आप पॉजिटिव है, ये बड़ी अच्छी बात है। और आपने जिस तरह से इस पॉडकास्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन दी, मतलब मैं आपकी डीप नॉलेज को सलाम करता हूँ कि आपको इतने लोगों के नाम पता है, आपको पता है कि अच्छी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी,
और जब ये चीज़ें बाहर आएंगी तभी हम अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल। तो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और आई होप कि आप जितनी भी चीज़ों के बारे में बात हुई है, जितने भी कलाकारों के बारे में बात हुई है, जिनके बारे में अलग प्लेटफॉर्म से बात नहीं होती है, हम अक्सर क्या देखते हैं भोजपुरी में कि किसने किसके बारे में क्या कह दिया, लेकिन अच्छा कहकर भी आप किसी के बारे में अच्छा कहकर भी उसकी सराहना कर सकते हैं, उसकी काबिलियत को और निखार सकते हैं। इसको अगर समझना हो तो आप इनके द्वारा बनाई हुई फिल्में देख लेंगे, जैसे कि lovvivaah.com हो गया, भारत भाग विधाता हो गया, 2 अच्छी मूवी आ रही है, आसरा और उमा। आप एक बार देख के बोल दीजिए द बिहार विजन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देंगे। और बस और इसी के साथ मैं अपने बिहार विज़न के जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, बस उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर कर लिए हैं तो लाइक करिए इस वीडियो को, और अपने यार दोस्त या आप जो भी लोग हैं वहाँ पे शेयर करिए, इस वीडियो को भेजिए और खूब सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। कम से कम मुझे अच्छा लगा आलोक जी कि एक ऐसा चैनल जो रियल लेवल पे फिल्मों के बारे में बातें कर रही हैं, और ये लोग कर रहे हैं और आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। हम भी मुंबई से आए हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पे नोएडा में, दिल्ली में ये शूट कर रहे हैं, तो इनका एफर्ट है, इनका प्यार है, इनका प्यार देख के मुझे आना पड़ा। तो आप लोग अपना प्यार लुटाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। जी हाँ, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनंजय रघुराज जी का कि वो मुंबई से आए। मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना समय निकाल कर अपनी चीज़ों को, जो कला वो दिखा चुके हैं, उस चीज़ों को सामने रखते हैं। अनंत जी जैसे लोग क्यों ज़रूरी हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, ये पहले आप समझिए। भोजपुरी में वाहियात चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने के लिए 10,000 लोग लगे पड़े हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं लगा पड़ा है। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए आपके पास होनी चाहिए जानकारी। इनके पास है जानकारी, ये जानते हैं कि किस तरह से किस व्यक्ति को कहाँ पर खड़ा करना है और किस तरह से किस फिल्म को सुंदर बनाना है। इनसे इनका करियर में अभी तक जितनी फिल्में उन्होंने करी है एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डायरेक्टर, और जितनी आने वाली हैं, उन सब में आपको एक नई दिशा दिखेगी, एक नई सोच दिखेगी। इस नई सोच के साथ कि आप और हम दर्शक इनकी फिल्मों के थिएट्रिकल डिमांड करेंगे कि आप उन्हें थिएट्रिकल रिलीज़ करें। हम डिमांड करेंगे कि वो OTTs पे दिखे। हम भरमार प्यार दिखाएंगे इनकी फिल्मों का, और सपना चौहान जी जैसी एक्ट्रेस को सपोर्ट करेंगे ताकि आने वाले समय में नॉन सिंगर्स आर्टिस्ट प्रमोट हों। और सर, आपकी जो ये लीग स्टार्ट की है आपने कि नॉन सिंगर आर्टिस्ट को सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं, अपनी कला दिखाने के लिए फिल्में बनाएं, आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा। डेफिनेटली उम्मीद है कि हम कभी ना कभी फिर ऐसे मुद्दों पे दोबारा बात करेंगे। बस आप लोग जितना कमेंट्स करेंगे अच्छा लगेगा, जितना शेयर करेंगे, जितना व्यूज़ बढ़ेगा, डेफिनेटली हम दोबारा दूसरी टॉपिक को लेके आएंगे, और शायद उस समय तक हमारी कुछ फिल्में थिएट्रिकल रिलीज हो चुकी होगी या होने वाली होगी। जी हाँ, और जितने लोग, तमाम लोग गाली देते हैं एक दूसरे को कि इन भैया के लिए ऐसा कैसे कह दिया, उनके लिए कहते हैं आप एक बार जाके देखिए। उमा, आसरा, lovvivaah.com, इन सब ने 50-50 मिलियन, 3 घंटे की फिल्म ने 50 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं। आप इनके बारे में बातें करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अनंजय रघुराज जी से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मुंबई से आए और आज इतना बेशकीमती समय निकाला, और जल्दी सर की वेब सीरीज भी देखने को मिलेगी। हाँ, हो सकता है। बिल्कुल, तो हम चल रहा है, काम वादा करते हैं कि हम उसको बहुत प्यार देंगे और ऐसे ही रिस्पेक्ट बनाए रखेंगे। याद रखिएगा हमारी टैगलाइन, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। धन्यवाद।